कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मैं स्क्रीन आपसे शेयर करूंगा और फिर आप बताइए कि जब आपको स्क्रीन नजर आने लग जाए तो, है ना। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, आपको अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, आ रही है आप लोगों को स्क्रीन नजर? यस सर। यस सर। चलिए तो आइए कंटिन्यू करते हैं, लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अम्म तो आपको बताया गया था कि कौन से फ्लूइड में एचआईवी होगा, कौन से फ्लूइड में एचआईवी नहीं होगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये फैसला कर रहे हैं हम कि एचआईवी किस तरीके के फ्लूइड में है और किस तरीके के फ्लूइड में नहीं है। उसी बेसिस के ऊपर हमने ये अल्टीमेटली फैसला किया है कि किन किन चीजों से एचआईवी कॉज होगा और किन किन चीजों से एचआईवी कॉज नहीं होगा। जैसे कि सर एक्सक्यूज, हाँ बोलिए। सर एचआईवी स्पर्म में था या फिर सिक्रीशंस में? सीमन बोला, सीमन में। ओके सर। ओके, तो देखते हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट, यस, अभी आपको बताया था लास्ट क्लास में। प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग से हो सकता है। इंजेक्शन या ड्रग यूज से, ये वो बात की गई है जब किसी एक पर्सन को होता है और फिर आप उसी नीडल को इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ये अगेन उस तरीके से है कि मान लीजिए आप खुद डॉक्टर है या आप खुद इस तरीके का पर्सन है और बाय चांस किसी एचआईवी पर्सन का जो ब्लड है ये है ना, वो आपके किसी कट या उसमें आ जाता है गलती से, तो बहुत ही रेयर चांस है, ठीक है ना। उस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑफ कोर्स ये भी रेयरली लिखा है क्योंकि जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसमें सब टेस्ट करने के बाद ही होता है, देयर आर लेस चांसेस इन दैट केस। बट यस, अगर बाई चांस, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि अगर देखिए फॉर एग्जांपल, एक आपने सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया एक ऐसे पर्सन के साथ कि उसको एचआईवी है, उससे आपको एचआईवी होने की प्रोबेबिलिटी, और एक आपने किसी एचआईवी पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा लिया एक पर्सन से या ब्लड ले लिया डायरेक्टली, उससे एचआईवी होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपने एचआईवी पर्सन का ब्लड लिया है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आपको एचआईवी हो जाएगा। और इन कंपैरिजन टू द प्रोबेबिलिटी कि मेकिंग अ सेक्सुअल कांटेक्ट विद द एचआईवी पर्सन, ठीक है ना, दोनों के प्रोबेबिलिटीज की बात की जाए तो उसमें काफी हाई है अगर आप ब्लड ले रहे हैं किसी का जिसमें एचआईवी है तो। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये भी वही है कि मिथ्स क्या है कि किसिंग से, ओरल टू ओरल कॉन्टैक्ट इसको बोलते हैं, एचआईवी नहीं होता। शेयरिंग फूड एंड यूटेंसिल्स से एचआईवी नहीं होता। स्नीजिंग, कफिंग, स्वेट, टीयर्स, यूरिन से एचआईवी नहीं होता। केयरिंग फॉर समवन लिविंग विद एचआईवी, उसका ख्याल रखना, उससे दोस्ती रखना, उससे एचआईवी नहीं होता। मच्छर के काटने से, कीड़े के काटने से आपको एचआईवी नहीं होता। इंटैक्ट एक्सटर्नल स्किन, जैसे हगिंग, शेकिंग हैंड्स, जिसमें एक्सटर्नल इंटरेक्शन हो, हगिंग, किसिंग वगैरह, ठीक है, और शेकिंग हैंड्स वगैरह, तो उससे आपको एचआईवी नहीं होगा। शेयरिंग पब्लिक एमिनिटीज सच एज टॉयलेट, स्विमिंग पूल्स, इससे भी किसी को एचआईवी नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स शेयरिंग लिविंग स्पेसेस, आपका रूममेट है कोई, आपका फ्लैटमेट है कोई, ठीक है ना, या फैमिली मेंबर है कोई जिसका आप रह रहे हैं, तो उससे भी सिर्फ रहने से आपको एचआईवी नहीं होगा। सो दोज आर द मिथ्स अबाउट द एचआईवी, जो लोगों को लगता है कि होता है लेकिन नहीं होता। खैर, मूविंग फर्दर, prevention, how HIV can be prevented? Of course, prevent sexual contact with unknown partners. तो unknown partners जैसे कि let's say sex workers हो गए, या मेकिंग कॉन्टैक्ट विद पर्सन जिसको आप इतना डिटेल में नहीं जानते कि यस दैट पर्सन माइट बी सफरिंग फ्रॉम सम HIV और समथिंग। तो ऐसे पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करना, एंड इवन इफ you are making a sexual contact with unknown partner or multiple partner,
if you are making, then always prefer is the use of a condom, because you know that condoms are the only and only structures which prevent from STDs as well as the unwanted pregnancies. So that is the main important point. Okay. Then avoid using used needles. Of course, this is again a point कि आप used needles avoid करें, और अगर कोई needle आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं मान लीजिए used, so that should be properly what do you say, sanitized, or you know, uh, like the disinfected uh, by heating or by alcohol or something like that. Now then next, avoid blood transfusion from unknown places. ये है कि आपको जहाँ पे जगह पे भरोसा नहीं है, या जहाँ पे आपको इतना विश्वास नहीं है, या जो गवर्नमेंट अप्रूव प्लेसेस नहीं है, वहां पे आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना कराएं, वहां से HIV होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है। और फिर आखिरी में, यस, प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर ऑफ HIV, बिकॉज HIV का प्रॉपर सिग्निफिकेंट क्योर अभी नोन नहीं है। हालांकि वी आर expecting vaccinations for HIV and some medicines which are good for treating HIV, but still वो इतना कॉमन और उतना ज्यादा अभी भी ऐसा नहीं है। जैसे कि क्रोसिन हुई, बुखार हो गया, क्रोसिन लगे, ठीक हो गए। मलेरिया, डेंगू हो गया, आप मेडिसिन नॉर्मल तो ठीक हो जाते हो। HIV का उतना ज्यादा कॉमन नहीं हुआ है कि अभी आपने आपको HIV हुआ, आपने मेडिसिन लिया, आप ठीक हो गए। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, इट्स अ टफ प्रोसीजर, एंड वैक्सीन पे भी प्रॉपरली अभी अंडर ट्रायल है। तो अगेन, प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर फॉर HIV। खैर, आगे बात करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रिवेंशन। डायग्नोसिस, दैट इज इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस HIV का आजकल मैक्सिमम डायग्नोसिस एलाइजा से सर होते हैं। एलाइजा इज एक, हाँ बोलिए। सर अगर पहले से पता चल गया कि हमारे अंदर HIV वायरस है, फिर भी नहीं हम वो कर सकते इससे गेट नहीं, नहीं? वो उसे एड्स में देखो, HIV के केस में हम बस HIV से देखो, प्रॉब्लम HIV नहीं है। तुम्हें HIV है तो उसको कोई तुम्हारी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम आती है जब HIV कन्वर्ट्स इनटू एड्स। तो हमारा एम हो क्या रहता है, मेडिसिन का एम क्या है कि आपके HIV की स्टेज को लंबा करके एड्स की स्टेज को डिले करते रहना, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी लो। ठीक है ना। तो ये मेन एम है मेडिसिन का। तो जल्दी पता चल जाएगा तो आप जल्दी उस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे, एड्स को और डिले कर पाएंगे, और हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। ये इतना ही है बस। लेकिन आप सोचोगे आप HIV को मार देंगे या खत्म कर देंगे या एड्स होने से कंप्लीटली बचा लेंगे अपने आप को, सो दैट इज नॉट अ वेरी फीजिबल थिंग। गौरव गोविंद जी महाराज यस सर। जी, और किसी महाराज, किसी देव पुरुष, या किसी अ, महान स्टूडेंट, किसी और का कोई डाउट, किसी और पूजनीय स्टूडेंट का कोई डाउट? ठीक है। तो स्टूडेंट्स को सख्त सख्त प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट है। इसके बारे में मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा, तो अभी मैं अपना ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करूंगा इसको बताने में। बस एक आइडिया दे दूंगा कि एक ऐसा मेथोडोलॉजी है, शायद मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया होगा। ये एक ऐसा मेथोडोलॉजी है जिससे चीजें जल्दी पता चल जाती हैं। वैसे मैं आपको शायद टाइफाइड के लिए बताया था कि विडाल टेस्ट होता था, आजकल एलाइजा से पता लगा लेते हैं। मैक्सिमम टेस्ट आजकल एलाइजा से होते हैं। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट है, इसमें एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया जाता है पता लगाने के लिए कि कोई पर्टिकुलर एंटीजन किसी की बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। अच्छा, और PCR ये तो हमेशा ही इस्तेमाल होगा। जहां पे भी जीन्स की बात आएगी, जहां पे भी बायोटेक्नोलॉजी की बात आएगी, वहाँ PCR रहेगा ही। खैर, एलाइजा से मगर अगर आपको पता लगा कि लगा कि जैसे किसी को HIV है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है। ठीक है ना। तो एलाइजा से पता लगा कि किसी को HIV है, तो उसे कंफर्म करने के लिए कि हाँ HIV ही है, जो अगला कंफर्मेटरी टेस्ट है वो क्या रहता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज द कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट
जिनको नहीं पता है, अगेन बायोटेक्नोलॉजी में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना आइडिया होना चाहिए क्योंकि आपने रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया होगा और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ा होगा। तो आप लोगों ने सदर्न ब्लॉटिंग पढ़ा होगा, सदर्न ब्लॉटिंग पढ़ा है ना आपने, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सदर्न ब्लॉटिंग। यस सर। हाँ, तो सदर्न ब्लॉटिंग जो होता है वो डीएनए के लिए रहता है। वही चीज अगर हम सेम टू सेम चीज अगर आरएनए के लिए करें तो फिर हम उसको नदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। तो सदर्न हो गया डीएनए के लिए, नदर्न हो गया आरएनए के लिए। और जब ये सेम चीज हम करते हैं प्रोटीन्स के लिए, ठीक है ना, तब आप उसको बोलते हैं दी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। So there is a southern blotting for DNA, there's a northern blotting for RNA, and there is a western blotting for the proteins. ठीक है। अच्छा, just for information, not for the exams. This is a question which was asked to me when I was a student in class 12th in my practical exams by my this external examiner. तो मेरे खुद के एक्सटर्नल एग्जामिनर ने, क्योंकि मेरा टॉपिक एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग था उस टाइम पे प्रोजेक्ट का, तो माय एक्सटर्नल एग्जामिनर आस्क्ड मी कि साउदर्न ब्लॉटिंग क्या है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस। So that was my question from one of the questions the external examiner asked me as a student. Okay, तो तब भी मुझे आंसर मालूम था, अब भी of course I know the things. Okay, pretty much has not changed in a few of the years. खैर आगे बात करते हैं। तो मूविंग फर्दर, व्हाट इज द क्योर ऑफ एचआईवी? देयर इज नो क्योर ऑफ एचआईवी पहले तो क्योर ऑफ एचआईवी का मतलब है नॉट 100% क्योर, जो भी एड्स को डिले किया जा रहा है, मतलब या कंट्रोल कर रहे हैं हम एचआईवी को, कैसे कर रहे हैं, ये यहाँ मतलब वो है, ठीक है ना। तो थेरेपी हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एआरटी। एआरटी से आप दो चीजें जानते हैं, एक आप जानते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ये वो नहीं है, ये है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, मतलब रेट्रोवायरस के खिलाफ जो थेरेपी, दैट इज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब इसमें हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करने वाले केमिकल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करने वाले केमिकल्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक बेस एनालॉग्स, एक नॉन बेस एनालॉग्स। बेस एनालॉग्स का मतलब थाइमीन जैसे केमिकल, एडेनिन जैसे केमिकल, ग्वानिन जैसे केमिकल, तो ऐसे केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बेस एनालॉग्स बोलते हैं। और सिंपल केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें नॉन बेस एनालॉग्स बोलते हैं। बेस एनालॉग्स बहुत फेमस है, जैसे कि AZT। AZT याद रखेगा, AZT बहुत इंपॉर्टेंट है। AZT को हम जाइडोविडाइन के नाम से भी जानते हैं, और AZT की फुल फॉर्म है अजीडोथाइमिडीन। तो A फॉर A, अजीडो से AZ ले लिया और थाइमिडीन से T ले लिया, तो नाम से समझ में आ रहा है अजीडोथाइमिडीन मतलब इट इज अ थाइमीन के जैसा होता है, इसलिए इसको हम थाइमीन बेस्ड एनालॉग बोलते हैं। तो अजीडोथाइमिडीन AZT बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, या जिसको हम जाइडोविडाइन के नाम से जानते हैं। और एक और आता है स्टेविडाइन। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बेस एनालॉग्स हैं, ठीक है ना, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं। कुछ नॉन बेस एनालॉग्स भी हो सकते हैं, जैसे नेविरापाइन। इट इज अगेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करेगा ये, लेकिन ये नाइट्रोजनस बेस जैसा नहीं है, तो ये बेस एनालॉग नहीं है। एनालॉग समझते हैं ना आप लोग, जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है। तो दो तरीके के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होंगे, एक बेस एनालॉग्स और एक नॉन बेस एनालॉग्स। दोनों के एक एक एग्जांपल दिए हुए हैं, और दोनों के एक एक एग्जांपल यहाँ पे AZT, यहाँ पे नेविरापाइन, आप अपने दिमाग के अंदर डाल लेंगे, 2-3 बार इसे पढ़ के अपने दिमाग में सेव कर लेंगे, ठीक है। ओके, इसके अलावा देखिए, जितने स्टेप्स उतने इनहिबिशंस। अगर आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिट कर रहे हैं, आप प्रोटीएस को भी इनहिबिट कर सकते हैं। प्रोटीएस इनहिबिट कर देंगे तो भी एचआईवी नहीं फैलेगा, है ना। या इंटीग्रेस इनहिबिट कर देंगे तो भी एचआईवी नहीं फैलेगा। या आप डॉकिंग नहीं होने देंगे, डॉकिंग मतलब GP120 को और CD4+ को इंटरेक्ट नहीं करने देंगे, वहां पे कुछ गड़बड़ करेंगे, कुछ केमिकल देके, तो भी एचआईवी फैलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हम कई मेथोडोलॉजी अपना सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथोडोलॉजी अपना सकते हैं। हम जितने स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप पे कोशिश कर सकते हैं एचआईवी को रोकने के लिए।
तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर सकते हैं, प्रोटीएज को इनहिबिट कर सकते हैं, इंटीग्रेज को इनहिबिट कर सकते हैं, डॉकिंग को इनहिबिट कर सकते हैं। तो हम जितना हमसे हो सकता है उतना लेवल्स पे हम HIV को रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। एंड हम इतने कामयाब हो गए हैं कि हम एड्स को डिले कर पाते हैं और एक पर्सन हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि मान लेते हैं एक प्रेग्नेंट फीमेल को HIV है, तो हम ये ड्रग्स देके उसके HIV के कंटेंट को इतना कम कर देते हैं या इतना सप्रेस कर सकते हैं कि जो फीटस है, उसकी बॉडी में ग्रो कर रहा है, उसको प्रिवेंट कर लेते हैं कि उसको HIV ना हो। तो हम इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं कि अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि हाँ दिस फीमेल इज हैविंग HIV, तो हम उसके बेबी को HIV होने से बचा पा रहे हैं। उसके सक्सेस रेट हमारे पास है। तो इन सब ड्रग से इतनी सक्सेसफुल आ गए हैं और हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि हमने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दे दी तो बाकी नहीं दी, हम बाकी भी कोशिश करते हैं। हम प्रोटीएज इनहिबिटर भी देते हैं, हम इंटीग्रेज इनहिबिटर भी देते हैं, हम चीज हमसे जो हो सकता है हम देते हैं ताकि हम HIV को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेवल्स पे कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो वैसा वाला। बाकी ये आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड एड्स डे होता है 1 दिसंबर को। दैट इज द डे वेयर इज कोमेमोरेटेड 1 दिसंबर। NACO इज नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक NGO है, एक तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि एड्स के पेशेंट को का ख्याल रखती है, अवेयरनेस फैलाती है एड्स के खिलाफ। और ये रिबन जो है ये इनका सिंबल है। ठीक है, रेड रिबन। तो दैट इज समथिंग which you should know about NACO and the World AIDS Day. And of course it's the keep studying at Kelvin, keep scoring. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द HIV। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, else we'll be moving सर towards the next topic. सर HIV के ग्लाइकोप्रोटीन को देख करके वैक्सीन नहीं बना सकते? देखिए हानिया मुजफ्फर, आप 12th क्लास में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। देयर आर पीपल हु हैव डन PSc, MSc, PhD, पोस्ट डॉक्स। ठीक है, सर क्यों नहीं? तो आई मीन दीज पॉइंट्स हैव डेफिनेटली कम इन देयर माइंड आल्सो, उसके कि ऐसे ऐसे वैक्सीन बना सकते हैं, वैसे वैक्सीन बना सकते हैं। आई सपोज यस दैट दिस वुड हैव आल्सो क्रॉस देयर माइंड आल्सो। इट्स जस्ट कि कोई ना कोई लिमिटेशन या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो रही हैं कि वो नहीं बना पा रहे हैं, जिसका रीजन सबसे बड़ा एक वैक्सीन बनाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि HIV आपके सेल में आ रहा है और फिर आपके सेल के बाद ही वो बाहर जा रहा है। जब वो बाहर जा रहा है तो वो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो पिक कर रहा है। और HIV की इस इंटीग्रेशन के अंदर इतने मतलब इतने ज्यादा एरर्स हो जाते हैं, इतनी ज्यादा सारी चीजें एरर्स वगैरह चीजें हो जाती हैं कि क्या होता है कि हर बार जब वो जाता है तो प्रोटीन्स थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं। तो क्योंकि प्रोटीन्स मॉडिफाई हो जाते हैं तो कोई भी वैक्सीन या कोई भी चीज इजिली ना उससे बाइंड नहीं कर पाती, या इजिली कोई उसके लिए कि उसकी जो बाइंडिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो उसकी जो मशीनरी है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है हर बार, उसके अंदर इतना इतना फ्रीक्वेंट है म्यूटेशन उसका जो जेनेटिक सीक्वेंस है कि वैक्सीन अगर आप बना भी लोगे कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के खिलाफ, तो फिर हर बार एक नई स्ट्रेन आ जाती है तो वो दूसरे के लिए काम नहीं करेगी। फिर आप दूसरे के लिए बनाओ तो देर आर सो मेनी डिफरेंट स्ट्रेन्स। एक ही HIV की इतनी स्ट्रेन्स आपकी बॉडी में होती हैं कि आप हर एक के लिए वैक्सीन नहीं बना सकते। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है। तो इसलिए वैक्सीनेशन जो है वो उतना प्रॉपर इजी नहीं है। तो दैट इज एक्चुअली द मेजर प्रॉब्लम विद HIV, क्योंकि वो आपके जब बाहर जा रहा है तो वो आपके प्रोटीन्स मेम्ब्रेन से ले रहा है और उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसका जो आपके DNA में आना जाना, उसका वो इतना उसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है। तो इतने एरर्स हो जाते हैं, म्यूटेशन हो जाते हैं कि हर बार एक नई स्ट्रेन बन जाती है HIV की। तो दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम हानिया। क्लियर है हानिया? यस सर। एनी अदर डाउट किसी को? सर जी अमन बताइए पॉल सर साहब। आपने बेस एनालॉग और नॉन बेस एनालॉग बताया था, वो एक और बार बता दीजिए। बेटा जो थायमिन एडेनिन ग्वानिन को रिजेंबल करेगा वो बेस एनालॉग, जो नहीं करेगा वो नॉन बेस एनालॉग। ओके सर।
जी गरिमा जी बताइए। सर जो आईजी एंटीबॉडीज होती हैं वो सभी ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होती ना? बेटा आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी होती है, आईजी एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं? हाँ सर, मतलब आईजी आइसोटाइप जो है वो सब में नहीं होती ना? आईजी आइसोटाइप कोई एंटीबॉडी नहीं है, आईजीजी आइसोटाइप है। सर आईजीई। आईजीई की बात करियो, ई? हाँ, क्या कह रही हो कि ई के बारे में? सर वो मतलब सभी ह्यूमंस में नहीं होती ना प्रेजेंट? मतलब मतलब क्यों सर नहीं होगी? जैसे उनका कुछ यूज तो होता नहीं है, वो मतलब सिर्फ एलर्जीज कॉज कर देती हैं, तो वो मतलब वो कुछ वो वो स्पेसिफिक। वो 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 वेट अ मिनट, वेट अ मिनट प्लीज। ये गलत ये जो गलत कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल लेते हो ना, मेरी बातों का इतना गलत मतलब क्यों निकालते रहते हो? मैं तुमको एक बात बोलता हूँ, तुम अपने दिमाग से कुछ भी सोचते रहते हो। मैंने तुम्हें कहा कि उसका मेन फंक्शन एलर्जीज में है, इसका ये मतलब नहीं कि उसका कोई और फंक्शन नहीं है। मेरा मेन काम तुमको जूलॉजी पढ़ाना है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं डीपीपी नहीं बनाना मेरा काम नहीं है, टेस्ट बनाना मेरा काम नहीं है, टेस्ट एनालिसिस मेरा काम नहीं है, या और दूसरे मेरे कोई काम नहीं है। मेन फंक्शन, आईजी का मेन फंक्शन है कि वो एलर्जी में काम करता है। बाकी जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं एंटीबॉडीज के, लाइसिस करना, ये करना, वो करना, वो तो रहेगा ही ना, वो तो है ही, वो सभी एंटीबॉडीज का है। तो मेन फंक्शन को ओनली फंक्शन मत बना दिया करो। ओके सर। हाँ। और दूसरा मैं वापस से बोल देता हूँ, एक और चीज को आप गड़बड़ करते हो। जैसे मैंने बोला कि मदर्स मिल्क में आईजीए एंटीबॉडीज रहती हैं, मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि सिर्फ आईजीए रहती हैं। मदर्स मिल्क में आईजीए, ई, एम, सब तरीके की एंटीबॉडीज होंगी। जो ज्यादा कंसंट्रेशन में है, वो आईजीए है। ठीक है? तो मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे एक ग्लूटेशन में मैंने बोला कि आईजीएम हेल्प करती है, तो ऐसा नहीं कि ई आएगी तो उसको मना कर दोगे, नहीं तू तो ई है, तू तो नहीं कर सकती ग्लूटेशन, तू तो ए है, तू नहीं कर सकती। वो भी कर सकती है, बस ज्यादा कौन करती है? एम करती हैं। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट में को ढंग से समझा करो, अपने आप से चीजें मत जोड़ा करो, ठीक है ना? एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? ठीक है देवी जी, गरिमा जी? यस सर। एनीबॉडी एल्स? किसी और देव पुरुष या किसी और देवी माँ को कोई डाउट? चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो अगला, वो भी इंटरेस्टिंग है, वो भी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ही पढ़ेंगे। और वो है कैंसर। क्योंकि अगेन मुझे कुछ इलस्ट्रेशंस दिखानी है जो कि आई वोंट बी शोइंग ऑन बोर्ड, ओनली ऑन प्रेजेंटेशन। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैंसर। ओके, तो मैं अब स्क्रीन शेयर करूंगा तो आपको फिर स्क्रीन नजर आएगी। अभी स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी सपोज, और अगर आ रही होगी तो फिर आपके पास कोई जादू का फोन होगा, क्योंकि मैंने शेयर नहीं की हुई है। ओके, तो मैंने अब स्क्रीन शेयर करी है, तो अब आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, चलिए। तो व्हाट इज कैंसर? तो ये सवाल मैं पूछना चाहता था मेरे हमेशा से। जैसे मैं आया था टीचिंग करियर में, तो मेरा बहुत मन था कि मैं क्लास में ये सवाल पूछूं कि व्हाट इज कैंसर। तो आप मुझे जवाब देंगे, जिसको भी जो भी समझ में आता, वन बाय वन, बिना एक दूसरे की माइक को म्यूट किए और बिना एक दूसरे की आवाज को दबाए। वन बाय वन आई वांट आंसर कि आपको क्या लगता है व्हाट इज कैंसर? सर सर अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड सेल माइटोसिस। मैंने डिवीजन। पहले ही बोला था, एक दूसरे की आवाज को बिना काटे, एक एक करके। हाँ। सर मैं बताऊं? हाँ, तो चलो तुम बता दो भाई, अमन पॉल। सर जब हमारी बॉडी के सेल सर फालतू में ग्रो होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता और हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहते, वो कैंसर होता है सर। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अमन पॉल।
या सभी लोगों के लिए? हमारे बॉडी के सेल फालतू में ग्रो करते हैं। देखो ये जो लैंग्वेज है ना, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं क्यों इस्तेमाल करता हूँ? क्योंकि आई एम अ टीचर, ठीक है ना। मैं मेरे को मेरी लैंग्वेज इतनी सोफिस्टिकेटेड है, वैसे व्हेन आई राइट एंड व्हेन आई लर्न, वो ऑलरेडी इतनी हो चुकी है कि मेरी ऐसी नॉर्मल लैंग्वेज यूज करने से भी ना मेरे कॉन्सेप्ट या मेरी लैंग्वेज खराब नहीं होगी, ठीक है ना। तुम्हारी खराब हो जाएगी क्योंकि तुम नया नया सीख रहे हो, तुम्हारे कंट्रोल रहेगा नहीं। तुम्हारा एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछेगा कि कैंसर क्या होता है, तुम ऐसे जवाब दोगे हाँ सर वो जो फालतू सेल ग्रो करते हैं ना, तो फिर वो ऐसा हो जाता है, तो तुम्हारा एग्जामिनर तुमको 0 दे देगा। तो ये लैंग्वेज सर मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे पता है कि इस चीज को कंट्रोल कैसे करना है। मेरे से कोई और एग्जामिनर पूछेगा तो मैं उसको कैसे जवाब देना है, ये तो आपको समझाने के लिए आई यूज वेरी कॉमन लैंग्वेज, ठीक है ना, नॉट दैट साइंटिफिक। लेकिन आप जब बता रहे हैं तो प्लीज थोड़ा ध्यान से, फालतू सेल ग्रोथ क्या होती है पहले तो ये बताओ तुम मुझे, अमन पल। सर बॉडी हाँ डू नॉट रिक्वायर्स दैट सेल ग्रोथ। हाँ, अब आए तुम कि बॉडी के जिस सेल ग्रोथ की रिक्वायरमेंट नहीं है वो, हाँ कंटिन्यू। सर बस क्या बोल रहे इतना। थे कैंसर के बारे में? तो दोबारा बताओ चलो अब, बिना फालतू वर्ड इस्तेमाल किए। सर cancerous cells are those cells which are not required by the body and they grow and which cause harm to our body. मैंने बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेट होने के लिए लिखा था, मैंने कहा था बस एक नॉर्मल लैंग्वेज बताओ। चलो ठीक है, चलो जो बताया आगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हो, लाइन पॉइंट बता रहे हो, इट इज क्वाइट लॉजिकल, ये है। और बाकियों के क्या भाई, क्या वो है? Uncontrolled division of a cell without differentiation. बहुत बढ़िया, ये अभिषेक का आंसर है। अभिषेक है ये, मेरे को क्योंकि यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, सिर्फ उसकी Yes नजर आ रही sir, है मुझे। Abhishek Kumar. हाँ ठीक है, गुड। मैं C01 के बच्चों की भी आवाज पहचानने लग गया हूँ। वेरी गुड। एक गुड तुम्हारे लिए, तुमने बड़ा अच्छा आंसर दिया, और एक गुड मेरे लिए कि मैं आवाज पहचानने लग गया हूँ। एनीबडी एल्स? बस ये दो ही डेफिनेशन है, और किसी का कोई और ज्ञान नहीं है देने के लिए? चलिए, आप लोगों के पास कोई और ज्ञान नहीं देने के लिए, तो ऑफ कोर्स आई टेल यू। जो आप बता रहे हैं ना, ये बात एकदम ठीक है, ठीक है। वैसे इससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा बिफोर दैट, मेरे माइंड में आया है तो मैं आई लेट यू नो कि यू स्टूडेंट्स आर क्वाइट लकी और अनलकी। आप अपने आप के हिसाब से लगा सकते हैं वैसा, कि दैट्स योर चॉइस, आप क्या बोलोगे, लकी बोलोगे अनलकी बोलोगे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं इतना लंबा टिका हूँ कि मैंने एक बैच को 11th भी पढ़ाया हो, और उसको मैंने 12th भी पढ़ाया हो। तो ये मेरे पूरे करियर के अंदर ये दूसरी बार ही हुआ है, ठीक है। तो मुझे ये तुम दूसरा बैच हो इन माय एंटायर करियर जिसको मैंने 11th भी पढ़ाया है या 12th भी पढ़ाया है। वरना मैंने मैक्सिमम या तो स्टूडेंट को 11th पढ़ाया है, या 12th पढ़ाया है, या वो ड्रॉपर में आया 1 साल उनको पढ़ाया है। 2 साल एक ही बैच को पूरा सिलेबस कवर कराना, 11th में अलग 12th में अलग, दैट इज एक्चुअली हैपनिंग एक्चुअली द सेकंड टाइम इन माय करियर। खैर चलिए, तो आपको कैंसर के बारे में बताते हैं। कैंसर एक ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसमें आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, देखिए जब आपका सेल डिवीजन है, इसके लिए आपको सेल डिवीजन सेल साइकिल का एकदम क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। आपका सेल साइकिल ना कंटिन्यूअस होता जा रहा है, वो अनरेगुलेटेड हो गया है, वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और ये मोस्टली वो सेल्स हैं जो कि डिफरेंशिएट नहीं हुए, क्योंकि जो सेल एक बार डिफरेंशिएट कर जाते हैं वो अपना डिवीजन लॉस्ट कर चुके होते हैं। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे। अब क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड नहीं है तो उनका फंक्शन निर्धारित नहीं हुआ है, वो मैच्योर नहीं हुआ, किसी काम के नहीं है। तो वो काम के नहीं है, वो बस नाम के हैं, और नंबर में बहुत ज्यादा बढ़े जा रहे हैं। अब वो नंबर में बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक तो वो जगह घेरते हैं, मान लो एक ऑर्गन में वो दूसरे ऑर्गन की जगह घेरेंगे, परेशानी कॉज करेंगे। दूसरा न्यूट्रिएंट्स खाएंगे, वो न्यूट्रिएंट्स खाएंगे जो एक्चुअली आपके सेल्स के लिए बने हैं।
तो आपके सेल्स को न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, उनको मिलेगा। तो योर सेल्स जिनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, दे विल स्टार्व टू डेथ। और यही प्रॉब्लम है कैंसर की, कि योर सेल्स आर स्टार्विंग टू डेथ। ठीक है, इसीलिए कैंसर इज अ प्रॉब्लम। एक्चुअली वर्ड ट्यूमर है, एक्चुअली वर्ड क्या है, ट्यूमर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर, वन इज बेनाइन एंड वन इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब अनकंट्रोल ग्रोथ हुई तो देखिए सेल्स ग्रुप में बन गए, इसको आप ट्यूमर बोल रहे हैं। ठीक है ना। कभी कभार यही ट्यूमर, इसी को आप कैंसर भी बोलते हो, कभी कभार ये सेल्स ब्रेक करते हैं और लूज होके इनकी एडहेरिंग जंक्शंस कमजोर हो जाती हैं। एडहेरिंग जंक्शंस अगर आपको याद हो तो कमजोर हो जाती हैं, और ये दूसरी जगह जा जाके वहां पे भी फैलते हैं। और प्रवृत्ति तो बदलेगी नहीं, प्रवृत्ति है डिवाइड करने की, है ना। नेचर है डिवाइड करने की, तो जहां जाएंगे वहां डिवाइड करेंगे। तो इसलिए जहां जाएंगे वहां पे ट्यूमर बनाएंगे, तो इसलिए ये प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, हो कहीं भी सकता है, ठीक है ना, पैनक्रियाज, लिवर, इंटेस्टाइन, ब्रेन, है ना, जेनाइटल्स, तो स्किन, तो ग्लैंड्स किस डिफरेंट। तो कैंसर हो कहीं भी सकता है, क्योंकि इट इज नथिंग बट कि सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। बस कुछ कैंसर्स होते हैं जो एक डेफिनेट प्लेस पे रहते हैं, जिनको ट्रीट करना आसान रहता है, और कुछ कैंसर होते हैं जो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो जिनको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, काफी मुश्किल हो जाता है। एंड अगेन डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि कितना डिलेट हमको पता चला है, क्योंकि जितना लेट पता चलेगा उतना डैमेज हो चुका होगा, और जो डैमेज हो चुका होगा उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। हम सिर्फ डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो डैमेज हो गया उसको आप ठीक नहीं कर सकते, उसको फिर कंट्रोल ही करना पड़ता है, या उसको एडजस्ट ही करना पड़ता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली अगेन, कि कितना जल्दी पता चल रहा है। ठीक है, ओके। तो यही है कैंसर, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है। जैसे कि ये डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है कि एक नॉर्मल सेल है, वो डिवाइड कर रहा है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, सेल डैमेज हो गया, तो उसका एपोप्टोसिस हो जाता है, जिसको बोलते हैं सेल सुसाइड, जिसमें काम करते हैं दी लाइसोसोम्स, दी ऑटोफैगोसोम्स। ये भी मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में बताया था। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है कि सेल अगर डैमेज भी हो गया है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिवाइड करता रहता है, बिकॉज एपोप्टोसिस इनहिबिट हो जाती है, हो गई होती है, और वो ग्रुप बनाएगा, ट्यूमर बनाएगा। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल सेल एंड अ कैंसर सेल। अच्छा, मुझे एक चीज और याद है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका कल टेस्ट है मेरे ख्याल से, उसका सिलेबस मैं आपको बताना चाहूंगा। उसका सिलेबस आज आज अभी तक की क्लास का रहेगा, मतलब कि आपका ह्यूमन हेल्थ डिजीज ही आएगा, सिर्फ उसमें ड्रग्स वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज नहीं आएगा, जो आखिरी टॉपिक रह गया है। उसको छोड़ के कैंसर, HIV और बाकी जो पिछली बार टेस्ट में आया था वो भी आएगा। तो आपको प्रिपेयर क्या करना है, HIV कैंसर एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है, और बाकी जो ये इम्यून ऑर्गन जो भी पढ़ाए थे वो भी प्रिपेयर करना है। मतलब रहेगा ह्यूमन हेल्थ का ही टेस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जो आपका कल टेस्ट है उसके बारे में बता रहा हूँ। आगे बात करते। ओके, what is cancer? Cancer is nothing but conversion of normal proto-oncogenes into an oncogene. देखिए, ऑन्कोजीन हम बोलते हैं कैंसरस जीन्स को। वो जीन्स जो कैंसर में को कॉज करती है उन्हें हम ऑन्कोजीन बोल देते हैं, और जो वो इनएक्टिव होती हैं उन्हें बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताता हूँ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। मान लेते हैं कि एक जीन है जो कि एपोप्टोसिस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कोई जीन अगर एपोप्टोसिस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेट्स से, तो अभी जब वो एक्टिव है और जब वो काम कर रही है, जब वो एपोप्टोसिस कॉज कर रही है, उस टाइम पे हम उसको प्रोटो ऑन्कोजीन कह रहे हैं। अब मान लीजिए कोई म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन कैसा हो गया? कोई इंटरनल वजह से हो गया, या किसी रेज एक्सरे की वजह से हो गया, या सनलाइट की वजह से हो गया, या किसी केमिकल की वजह से हो गया। किसी भी वजह से कोई म्यूटेशन हो गया, और ये जो जीन थी जो एपोप्टोसिस कॉज कर रही थी, अब ये इनएक्टिव हो गई, और अब एपोप्टोसिस नहीं हो रहा है। तो मैं बोलूंगा कि ये जीन पहले प्रोटो ऑन्कोजीन थी, अब बन गई है ऑन्कोजीन।
तो इस तरीके से हम ऑन्कोजीन को डिफाइन करते हैं कि वो जीन्स जो जिनमें म्यूटेशन हो जाने की वजह से या चेंजेस हो जाने की वजह से जो कैंसर कॉज कर देती है उनको ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। उनके प्रीवियस वर्जन को जब वो कैंसर नहीं कॉज कर रही होती उनको प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं, और उनके वो वाले वर्जन को जो जिसकी वजह से वो कैंसर कॉज होने लगता है तो हम उसको ऑन्कोजीन बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक जीन है, वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, और म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन ने इनएक्टिवेट कर दिया ट्यूमर सप्रेसर जीन को। मतलब जीन थी जो ट्यूमर को सप्रेस कर रही थी, उस म्यूटेशन ने उस जीन को इनएक्टिव कर दिया, मतलब अब ट्यूमर सप्रेस नहीं होगा। ट्यूमर सप्रेस नहीं होगा तो ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से जीन हो गई। फिर एक म्यूटेशन हुआ, एक और डीएनए रिपेयर वाली जीन इनएक्टिव हो गई। फिर एक म्यूटेशन हुआ, कोई और ऑन्कोजीन एक्टिव हो गई। तो ऐसे मल्टीपल जीन्स के म्यूटेशन की वजह से कैंसर होता है। तो एक आध जीन की वजह म्यूटेशन की वजह से कैंसर नहीं होगा, जब 1 2 3 4 मल्टीपल म्यूटेशन हो जाती हैं और तो जाके क्या होता है, कैंसर होता है। इसलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप जिस तरीके के एनवायरमेंट में रहते हैं, जैसे आप बात करते हैं दिल्ली की बात करते हैं, तो जिस खूबसूरत नायाब जगह पर आप रहते हैं जिसका नाम दिल्ली है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां की जो एयर है वो इतनी बढ़िया, इतनी इतनी ज्यादा अच्छी है कि अगर आप वहां पे सांस लेते हैं तो आप बहुत सारे कार्सिनोजेंस और बहुत सारे केमिकल्स ऑलरेडी आपके बॉडी में जा रहे हैं। और उन कार्सिनोजेंस का क्या काम है आपकी बॉडी में? म्यूटेशंस करना और कैंसर करने की कोशिश करना, ट्यूमर्स कॉज करने की कोशिश करना। तो आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली म्यूटेशंस हो रहे हैं, लेकिन ये म्यूटेशंस आपको कैंसर कॉज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैंसर होने के लिए पहले तो आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे म्यूटेशन होना जरूरी है, ठीक है ना। फिर वो एक नहीं, उसी जगह पे 2 3 4 म्यूटेशन होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको कैंसर करने की कोशिश नहीं की जा रही, बहुत कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। और और बहुत सारे हम ऐसे एनवायरमेंट के बीच में हैं जहाँ पे कार्सिनोजेंस है, पानी में कार्सिनोजेंस है, खाने में कार्सिनोजेंस है, कितने, ठीक है ना। हवा में कार्सिनोजन है, इवन जो सनरेज आ रही हैं, जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है, उसकी वजह से जो सनरेज आती हैं वो भी ऐसी है कि इट इज अ पोटेंट कार्सिनोजन। हम कार्सिनोजन से घिरे हुए हैं, फिर भी हम लकी इनफ है कि हमें कैंसर नहीं हो रहा है, वो बाय चांस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। दैट्स जस्ट अ बाय चांस इवेंट। तो बाय चांस अगर किसी जीन के अंदर म्यूटेशन हो गया या कुछ भी हो गया तो पॉसिबिलिटी है कि हो जाए। तो इतने कार्सिनोजेंस के अलावा भी क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इट्स अ रेयर इवेंट, इट्स अ रेयर इवेंट। इतना इजीली या उस तरीके से नहीं होता, ठीक है। और लेकिन अगर किस्मत थोड़ी सी खराब हो तो फिर ऐसा हो भी सकता है कि जो म्यूटेशन है एग्जैक्टली उसी जगह पे हो जाए जहां पर जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं और एक नहीं मल्टीपल हो जाए, तो दैस कैंसर कॉज हो भी सकता है। फिर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बॉडी की इम्यूनिटी, या बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे बॉडी की हेल्थ, ठीक है ना। तो वो सब चीजें भी, तो अगर आप यंग हैं तो आपको चांसेस फिर भी थोड़े से कम होते हैं, और विद एज चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी कंपैरेटिवली वीक होती रहती है, इम्यूनिटी भी थोड़ी वीक हो जाती है। खैर, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि आप एक पॉल्यूटेड जगह पे रह रहे हो तो ही आपको कैंसर होगा, चांसेस ज्यादा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप एक नॉर्मल की अच्छी खासी जगह पे रह रहे हो और फिर भी आपको कैंसर हो जाए, तो इट्स अ बाय चांस इवेंट, ठीक है ना। तो आप कह नहीं सकते कि ये बूढ़ा है या ये जवान है, ये फीमेल है, ये मेल है, इसको कैंसर हो सकता है, उसको नहीं हो सकता। किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है, आप नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप कार्सिनोजन से एक्सपोज कर रहे हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लंग कैंसर की बात करते हैं, तो आप सिगरेट पीते हैं तो भी आपको लंग कैंसर हो सकता है, आप सिगरेट नहीं पीते तो भी आपको लंग कैंसर हो सकता है। लेकिन अगर आप सिगरेट पीते हैं तो चांसेस ज्यादा है कि आपको लंग कैंसर हो जाए, लेकिन ऑफकोर्स गारंटी नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सिगरेट पी रहा है एक्चुअल में उसको लंग कैंसर नहीं हुआ, और जो नहीं पी रहा था उसको हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। तो जितना ज्यादा आप कार्सिनोजन से एक्सपोज रहेंगे उतना चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि होगा। और ऐसा भी नहीं कि आपने कार्सिनोजन से कम एक्सपोज हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही नहीं होगा, तो भी ऐसा हो सकता है हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। तो आई सपोज यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जो कार्सिनोजेंस का एक्सपोजर है वो प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है फॉर हैविंग कैंसर, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं। सर हाँ जी, सर एक डाउट था सर पिछली वाली स्लाइड में। जी बताइए। सर इसमें जैसे आपने बताया जो सप्रेस करने वाली जो जीन है सर उसमें हम्म म्यूटेशन हुई, तो हम्म सर वो एक तरीके के सेल के लिए होती है, मतलब अलग अलग तरीके के सेल के लिए अलग अलग होती है वो जीन? नहीं, जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन तो कुछ तो कॉमन जीन्स होती है जो ट्यूमर को सप्रेस करती है, जैसे कि P53 जीन है, उसे ट्यूमर सप्रेसर जीन बोलते हैं, तो कॉमन है सभी सेल्स के लिए। तो सर फिर वो एक ही बॉडी पार्ट में ऐसा क्यों होता है फिर? नहीं नहीं, समझे नहीं तो मेरी बात। भाई फॉर एग्जांपल, ऐसा हुआ कि तुम्हारे लिवर में भी म्यूटेशन हुई, दूसरी जगह म्यूटेशन, तीसरी जगह म्यूटेशन, कई जगह म्यूटेशन हुई, ठीक है ना। अब बात हुई कि लिवर में जो म्यूटेशन हुई वो जंक डीएनए में हो गई, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन पैनक्रियाज में वही म्यूटेशन जो हुई वो ट्यूमर सप्रेसर जीन में हो गई, तो फिर ट्यूमर पैनक्रियाज में हो जाएगा ना। यस सर। गॉट गॉट द पॉइंट। यस सर। ओके, तो ये बाय चांस इवेंट है ना। तो मान लो तुम्हें लिवर में हुआ कैंसर, तो आप बोलोगे लिवर में क्यों हुआ, पैनक्रियाज में क्यों नहीं हुआ। यही पैनक्रियाज में हुआ तो तुम बोलते हैं पैनक्रियाज में क्यों हुआ, लिवर में क्यों नहीं हुआ। तो बाय चांस इवेंट है ये, तो ऐसे ही कॉइन टॉस किया, हेड्स आ गया, तुमने कहा यार हेड्स क्यों आया, टेल क्यों नहीं आया, टेल आ गया तो तुम कहते हैं यार हेड्स क्यों नहीं आया, समथिंग लाइक दैट। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। हाँ, ओके। तो ये एक P53 जीन है, ये एक टाइम हुआ करता था 5 से 10 साल पहले, जब P53 के बारे में सिर्फ ज्यादा MSc BSc के लेवल पे बच्चे स्टूडेंट जाना करते थे, ठीक है ना। तो मैंने खुद P53 के बारे में पहली बार तब पढ़ा था जब आई वॉज इन बैचलर्स, और वो भी फाइनल ईयर में। तो तब ये थोड़ा सा ज्यादा फेमस, मतलब कम, मतलब कि उस तरीके का रहा करता था। आजकल इतना कॉमन हो गया है, एवरीबडी नोज अबाउट P50, जिसको भी कैंसर के बारे में पता है उसको P53 के बारे में पता है, इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज, ठीक है ना। तो P53 की नॉलेज आपको होनी चाहिए। P53 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जीन, ठीक है ना। देखते P53 का देखिए काम क्या क्या है। P53 का काम है सेल साइकिल को अरेस्ट करना, डीएनए रिपेयर करना, सेल साइकिल को रीस्टार्ट करना। मतलब डीएनए रिपेयर, अगर डीएनए में गड़बड़ है तो सेल साइकिल को वही रोक देंगे। बताया था ना, सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स होते हैं, उन्हें रोका जाता है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है एस फेज में तो ठीक करके ही आगे बढ़ते हैं। तो वही P53 वहीं पे काम कर रही है कि सेल साइकिल को रोकेगी। अगर डीएनए में प्रॉब्लम हुई है तो उसको रिपेयर किया जाएगा, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पढ़ाया गया होगा आपको, और फिर सेल साइकिल को रीस्टार्ट किया जाएगा। और अगर प्रॉब्लम इरिपेयरेबल है ना, रिपेयर नहीं हो सकती, तो फिर उस सेल का डेथ हो जाएगा। ये काम P53 करता है, वेरी इंपॉर्टेंट जीन। ओके, अब मान लेते P53 इनएक्टिवेट हो गई, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगी तो अगर सेल साइकिल में कोई दिक्कत है, डीएनए अगर म्यूटेशन भी है, तो वो वाली म्यूटेशन आगे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और वो म्यूटेशन आगे बढ़ जाएगी और वो सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, उसका प्रोसेस खत्म हो गया, तो फिर वो कैंसरस हो जाएगा, ठीक है ना। तो म्यूटेटेड P53, ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है बड़े क्लियर क्लियर शब्दों में कि म्यूटेटेड P53 डज नॉट अरेस्ट द सेल साइकिल, द डैमेज सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड विच में रिजल्ट इन द ट्यूमर और कैंसर। तो P53 एक बहुत इंपॉर्टेंट जीन है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द कैंसर सेल, कि कैंसर सेल बाकी सेल से कैसे अलग है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल। तो पहली प्रॉपर्टी है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, की जो कैंसर सेल्स है वो कंटिन्यूसली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो एकदम कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस सिग्नल फ्रॉम ग्रोथ फैक्टर्स, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है ग्रोथ हार्मोन, एक होता है ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर सिग्नल करते हैं सेल को कि तुम डिवाइड करो। तो कैंसर सेल के पास कंटिन्यूस सिग्नल्स आते हैं ग्रोथ फैक्टर के। कभी कभार तुमने ऐसा देखा है कि कैंसर सेल खुद ग्रोथ फैक्टर बना रहा है और खुद को स्टिमुलेट कर रहा है, इसको बोलते हैं ऑटो स्टिमुलेशन, और खुद की डिवाइडिंग को स्टिमुलेट कर रहा है। तो कंटिन्यूस सिग्नल्स फ्रॉम ग्रोथ फैक्टर आते रहते हैं और वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। एक ये हो गया अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, ये एक प्रॉपर्टी है कैंसर सेल की। दूसरा क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? नॉर्मल सेल जब
सेल 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 इंटरेक्शन होती है, जब बहुत सारी सेल की लेयर बन जाती है, तो जब सेल बहुत सारे सेल्स आपस में इकट्ठे एक साथ आते हैं, तो जो सेल है वो फर्दर डिवाइड नहीं करते। या मान लीजिए कि किसी मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर वो आगे डिवाइड नहीं करते। लेकिन कैंसर सेल में कोई कांटेक्ट इनिबिशन नहीं होता, मतलब कितने बार ये सेल इकट्ठे आते रहे, वो कंटिन्यूअसली लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर डिवाइड करते ही जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? तो नॉर्मल सेल जब एक साथ जुड़ जाता है, लेयर बन जाती है बहुत लंबी, ठीक है ना, तो फिर वो डिवाइड करना बंद कर देता है। लेकिन जो कैंसर सेल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट लैक्स कॉन्टैक्ट इनिबिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछते हैं इसको, एग्जाम में आ जाता है, लैक्स ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर सेल के बारे में कि देयर इज नो कॉन्टैक्ट इनिबिशन। कितने मर्जी झुंड में इकट्ठे आके वो रह सकते हैं, वो डिवाइड फिर भी करते रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। नो एपोप्टोसिस चल के बताया था कि नॉर्मल सेल अगर डैमेज होता है तो उसका एपोप्टोसिस हो जाता है, दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ। और एक कैंसर सेल में कोई एपोप्टोसिस नहीं होता, उसके अंदर एपोप्टोसिस नहीं होता, एपोप्टोसिस इज इनहिबिटेड। तो नो प्रोग्राम सेल डेथ, ये भी प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स की। और देखते हैं एंजियोजेनेसिस। अब ये आपको कम मिलेगा, आपको कम लोग बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स होता है, एंजियोग्राफी मतलब ब्लड वेसल में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है उसको देखना, एंजियोप्लास्टी उस ब्लॉकेज को दूर करना ब्लड वेसल की, ठीक है ना। एंजियोटेंसिन एंजियो को टेंशन देने वाला, कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला, है ना, वो था एंजियोटेंसिन हार्मोन, है ना। तो एंजियोजेनेसिस मतलब ब्लड वेसल का फॉर्मेशन। कैंसर सेल बहुत चालाक होते हैं, कैंसर सेल चाहते हैं कि सारा खाना उनको मिल जाए, सारा न्यूट्रिशन उनको मिल जाए। तो क्या करते हैं, एक ब्लड वेसल जो जा रही होती है उसके साथ नई नई कैपिलरीज बना लेते हैं, तो नई नई कैपिलरीज से खुद को जोड़ लेते हैं। तो क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन आ रहा होता है वो ब्लड सारा उनके तरफ डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, और सारा न्यूट्रिशन वही खा जाते हैं। नॉर्मल सेल को कम न्यूट्रिशन मिल पाता है। ये वैसे कि जैसे कि एक एक पानी की लाइन आपकी तरफ आ रही थी, आपका पानी का प्रेशर अच्छा आ रहा था, बीच में से किसी ने एक नलका लगा लिया और पानी उधर डाइवर्ट कर लिया और आपके पास पानी का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो वैसे ही कुछ, तो बीच में उन्होंने अपनी ब्लड वेसल्स अपनी बना ली और सारा न्यूट्रिशन अपनी तरफ डायरेक्ट कर लिया, और आप तक न्यूट्रिशन या आपके बॉडी के सेल्स के पास न्यूट्रिशन कम आएगा, तो जो आपके बॉडी के सेल्स हैं दे विल स्टार्व टू डेथ। ये भी प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल्स की, एंजियोजेनेसिस। बहुत चालाक होते हैं कैंसर सेल्स। चलिए आगे बात करते हैं। ये है टीलोमरेज एक्टिविटी। तो क्रोमोसोम का जो एंड होता है ना, टीलोमेयर, वो धीरे 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 छोटा होता रहता है, हर डिवीजन के बाद वो छोटा हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब टीलोमेयर इतना छोटा हो जाता है कि सेल डिवाइड करना क्या होता है, बंद कर देता है। ये प्रॉपर्टी होती है, एक्चुअली कंट्रोल करती है ये सेल की डिवीजन को, कि एक सेल एक लिमिटेड टाइम से डिवाइड करेगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ सेल्स जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, जैसे स्किन के सेल्स हो गए या ब्लड के सेल्स हो गए, हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स जिनको कंटिन्यूसली डिवाइड करना है, या स्पर्मेटोगोनिया हो गए जिनको कंटिन्यूसली डिवाइड करना है, ऐसे सेल्स के पास एक स्पेशल एक्टिविटी होती है, द टीलोमरेज एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि टीलोमेयर जो होता है वो छोटा नहीं होता, वो हर बार रेप्लिकेट करता रहता है, हर बार नया बनता रहता है। तो टीलोमेयर छोटा नहीं होता, तो सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, ठीक है ना। तो टीलोमेरेज एक्टिविटी कुछ ही सेल्स तक कन्फाइंड होती है। कैंसर सेल में हमने देखा है कि यही टीलोमेरेज एक्टिविटी एक्टिव होती है, कि वो भी कंटिन्यूसली डिवाइड कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टीलोमेरेज एक्टिविटी एक्टिव है। उसकी जो डिवीजन है वो टीलोमेर टीलोमेर छोटे होने की वजह से रुक नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वो हर बार नया टीलोमेर बना रहा है, जैसे कि कुछ स्पेशल सेल्स ही कर पाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी है कैंसर सेल्स की कि टीलोमरेज एक्टिविटी इज एक्टिव इन द कैंसर सेल्स, ठीक है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कैंसर सेल्स बॉडी के इम्यून सिस्टम को एस्केप कर पाते हैं। देखिए, आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, आप उसको हल्के में मत लीजिए, आप उसको सिंपल मत समझिए। आपका इम्यून सिस्टम इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर कोई सेल कैंसरस हो रहा है तो वो खुद जाके उस कैंसरस सेल को भी किल कर सकता है।
तो ऐसा नहीं कि बॉडी में पैथोजन आएगा तो ही आपका इम्यून सिस्टम काम करना ना, आपका इम्यून सिस्टम ना बॉडी में अगर सेल कैंसरस हो रहे हैं तो उन सेल्स को भी डिग्रेड कर सकता है। आपकी बॉडी कैपेबल इनफ है कि वो कैंसर को भी ट्रीट कर ले। लेकिन कैंसर सेल भी एक नए लेवल पे चला के वो इम्यून सिस्टम को एस्केप कर लेते हैं, वो इम्यून सिस्टम को से बचने लगते हैं। कैसे? उनके ना एक्चुअली दो तरीके, एक तो अपना वो ऐसा केमिकल नेचर चेंज करते हैं, ठीक है ना, कि देर इज अ लॉस ऑफ एंटीजेनिसिटी, कि आप उसको बाहर का समझ ही नहीं पाएंगे, वो आपके बॉडी के सेल्स ही दिखेंगे, आपको कोई डिफरेंस उनमें नजर नहीं आएगा, तो इम्यून के जो सेल्स है उन पर अटैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। दूसरा, वो कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट बना लेंगे कि आपका इम्यून जो सेल्स हैं वो उन पर अटैक ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या मतलब उन बाहर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर दिए जिन्होंने आप ही के इम्यून के जो सेल्स जो अटैक करने आ रहे थे ऐसा आसपास एनवायरनमेंट बना लिया, ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया कि आपके इम्यून के जो सेल्स हैं जो उसको डिग्रेड करना चाहते थे वो आ ही नहीं पा रहे, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। या उन्होंने ऐसे केमिकल्स बना लिए कि वो फॉरेन वाले अपीयर ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। या वो इतने सिंपल है कि वो बाहर के नजर ही नहीं आ रहे। तो डिफरेंट 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 तरीकों से वो क्या कर रहे हैं, वो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आपके इम्यून रिस्पॉन्स को एस्केप कर पा रहे हैं। तो इम्यून रिस्पॉन्स को एस्केप कर पाते हैं, ये बात आपको इतनी सी एक ही लाइन है, सिंपल लाइन है कि कैंसर सेल्स एस्केप द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी एक थेरेपी नोन एज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि नॉर्मल इम्यून सिस्टम अगर काम नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, नॉर्मल इम्यून सिस्टम अगर काम नहीं कर पा रहा तो हम क्या करते हैं, हम इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिवेट कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट कर देते हैं। तो फिर इम्यून सिस्टम ये सारे बैरिकेड्स तोड़ के इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि फिर वो कैंसर सेल्स को थोड़ा किल कर पाता है। और इस तरीके की थेरेपी को हम क्या बुलाते हैं, इम्यूनोथेरेपी बुलाते हैं, जिसमें आप ही के इम्यून सिस्टम को यूज किया जा रहा है कैंसर के खिलाफ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कैंसर सेल एस्केप द इम्यून रिस्पॉन्स, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। वो बढ़ चढ़ के एक्टिव हो जाएगा तो यस, फिर थोड़ा बहुत वो इफेक्ट शो कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हाँ मन, सर फर्स्ट केस में तो पॉसिबल नहीं होगा ना? हाँ फर्स्ट केस में तो सेल्स ही ऐसे हैं कि वो बाहर के है ही नहीं, वहां तो नहीं पॉसिबल होगा। ये सेकंड और थर्ड केस में पॉसिबल हो जाएगा इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनोथेरेपी। सर मतलब कैंसर उसके भी मतलब अलग अलग टाइप्स होंगे एक बॉडी पार्ट को छोड़कर? मतलब सर लंग्स कैंसर में भी मतलब ये 2 से 3 टाइप के हो सकते हैं? हाँ कहीं पे भी किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ऐसा कोई लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐसे 2 से 3 टाइप के हो सकते हैं मतलब जी कैंसर? जी जी, हो सकते हैं बेटा, हो सकते हैं। सर एक साथ होंगे मतलब कि एक ही अलग अलग होंगे? ऐसा हो सकता है एक हो, ऐसा ऐसा दो हो, ऐसा को तीन हो, ऐसा को कोई भी ना हो, कुछ भी हो सकता है। ओके सर। ओके, नो फैक्टर्स कॉजिंग कैंसर मैंने आपको बता ही दिया कि रेडिएशन है, एक्सरे है, कोई भी ऐसी रेडिएशन जिसे हम आयनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं, एक्सरे हो गई, गामा रे हो गई, दैट इज आयनाइजिंग रेडिएशन, या कोई नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी रेज, ये सब कैंसर कॉज कर सकते हैं। एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, है ना, तो ये सब कैंसर कॉज कर सकते हैं, रेडिएशंस, ठीक है। देन म्यूटेशन ड्यू टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये भी एक रीजन है कि सब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ये प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं, रेडिएशन के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, क्या, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन हो गया रेडिएशंस। नेक्स्ट है कुछ केमिकल्स, और केमिकल स्पेसिफिक होते हैं, जैसे आर्सेनिक है, ये जो लोग माइनिंग में काम करते हैं वहां मिलेगा, ये लंग्स, स्किन और लिवर कैंसर कॉज करता है। एस्बेस्टॉस, जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं वहां मिलेगा, ये लंग्स का और मीजोथीलिया का कैंसर कॉज कर सकता है। बेंजीन ब्लड कैंसर कॉज कर सकता है। क्रोमियम लंग कैंसर कॉज कर सकता है। तो अलग अलग कार्सिनोजेंस हैं, केमिकल्स एज कार्सिनोजेंस हैं। तो कार्सिनोजेंस केमिकल्स हैं, ये म्यूटाजेंस होते हैं, म्यूटेशन कॉज करते हैं, ठीक है ना। देखिए याद रखेगा, ऑल कार्सिनोजेंस आर म्यूटाजेंस, क्योंकि वो अल्टीमेटली म्यूटेशन ही कॉज कर रहे हैं। तो आई रिपीट, all carcinogens are mutagens, they all cause mutations,
बट ऑल म्यूटाजेंस आर नॉट कार्सिनोजेन, सारे म्यूटेशंस कैंसर कॉज नहीं कर सकते, इसलिए ऑल म्यूटाजेंस आर नॉट कार्सिनोजेंस बट ऑल कार्सिनोजेंस आर म्यूटाजेंस, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जैसे विनाइल क्लोराइड है, ये लिवर का कैंसर कॉज कर सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं, कार्सिनोजेंस हैं। ये तो मैंने सिर्फ लिमिटेड बात करी है, लिस्ट बहुत लंबी है, हजारों लाखों कार्सिनोजेंस हैं और वो अलग अलग एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप घिरे हुए हैं कार्सिनोजन से, आप दिन में हजारों कार्सिनोजन लेते हैं, आप अपने खाने में, आप सांस लेने में, पानी पीने में, कुछ भी खाने पीने में आप हजारों कार्सिनोजन लेते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि यही सिर्फ लिमिटेड कार्सिनोजेंस हैं, बहुत सारे कार्सिनोजन है और बहुत सारे तो नॉन भी नहीं है। तो हम घिरे हुए हैं कार्सिनोजन से, ठीक है। तो सर क्या कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है? बेटा, जो कैंसर कॉज करे, जो भी कैंसर का केमिकल, जो भी चीज कैंसर कॉज करे कार्सिनोजन, जो भी म्यूटेशन कॉज करे म्यूटाजन, जो भी एलर्जी कॉज करे एलर्जन, ठीक है। यस सर। हम्म जैसे तुम्हारा नाम हम रखेंगे डाउट जन। चलिए, दैट वाज अ जोक, आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी डाउट आए कभी भी पूछ सकते हैं। खैर, सर जी। सर मतलब ज्यादातर बॉलीवुड एक्टर्स को होती है कैंसर, तो सर इसका कोई रीजन होता है? मतलब उनके कुछ प्रोडक्ट्स में ज्यादा कार्सिनोजेंस होते हैं या ऐसा क्या होता है, या फिर ऐसे ही? बेटा, ये कौन सा डेटा है मुझे नहीं पता, ये डेटा मैंने कहीं एनालिसिस किया है कि बॉलीवुड के लोगों को ज्यादा कैंसर हो रहा है, लॉलीवुड को कम हो रहा है, या हॉलीवुड को कम हो रहा है, या बाकी लोगों को कम हो रहा है, ठीक है। ऐसा डेटा मेरे पास तो नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपका डाउट है मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि लाइफस्टाइल बेस्ड रह सकता है कैंसर, ठीक है ना। जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, मैं आपको थोड़ा सा, अब चलिए आपने बात को छेड़ दिया तो डिस्कस कर लेता हूँ। जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिसके अंदर ना ये प्रिजर्व्ड फूड की बात आती है, यहाँ का इस चीज का कंजम्पशन जहाँ पे ज्यादा है, ठीक है ना। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि हर चीज प्रिजर्व्ड ही आ रही है। आपको पॉपकॉर्न खाने हैं तो वो ऑलरेडी बने बनाए आ रहे हैं, अपने माइक्रोवेव में डाले और बन गए, है ना। और ये कुछ भी खाना आप देख रहे हैं, ये प्री स्टोर्ड फूड जिसको आप बोलते हैं, ये जो रहता है हाफ कुक्ड हो, जैसे आपने कह दिया कि ये आती है मैगी आती है आधी हाफ बॉइल्ड, उसके गर्म पानी डाला वो बन गई, तैयार हो गई, या नगेट्स आते हैं, या कुछ भी, जितने आप आजकल कैंड चीजें खाने लग गए हैं, प्रिजर्व चीजें खाने लग गए हैं, जो कि ट्रेंड ट्रेंड बन गया है एक तरीके का, ठीक है। और ये जो लाइफस्टाइल है ये इफेक्ट कर रहा है आपके कैंसर में। और फिर जो ये लाइफस्टाइल है, आपकी जो ये जो लाइफ नॉर्मली जो सिनकार्डियम रिदम है, कि देखिए नेचर आपको कहती है एज होमोसेपियंस, नेचर आप नॉक्टर्नल नहीं है, आप डायूरनल यूरनल हैं। नेचर आपको कहता है कि आप अर्ली वेकअप करें और जल्दी सो जाएं, 8 8 9 10 बजे तक आप सो जाएं मैक्सिमम, और सुबह 5 बजे तक आप मैक्सिमम जो है उठ जाएं। 5 में मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 6 आप लगा सकते हैं, चलिए, ठीक है। ये लाइफस्टाइल कहता है, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि बिकॉज ऑफ हमारा लाइफस्टाइल, चाहे हमारा फोन का यूसेज हो गया, या हमारी जॉब्स का ऐसा हो गया कि नाइट शिफ्ट हैं लोगों की, क्योंकि 24/7 देश चल रहा है, तो 24/7 लोग भी चाहिए काम करने के लिए, तो नाइट शिफ्ट हो गई, ठीक है, या हमारी नाइट लाइफ्स हो गई, है ना। और जो भी हमारा कल्चर है, जिस जिस भी वजह से शिफ्टिंग हुई है, जहाँ पे ये ज्यादा है कि जैसे आप कहीं गांव में चले जाएंगे तो वहां पे क्या है कि लोग अभी भी ओल्ड कल्चर में है कि रात को जल्दी सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन जितना मॉडर्नाइज कल्चर में आ गया है, जितना जितना आप मेट्रो सिटी में रहेंगे, उतना 24/7 लोग काम करते हैं, है ना। तो 24/7 लोग काम करेंगे, 24/7 पिज्जा डिलीवर हो रहा है, स्विगी काम कर रहा है, और यू नो बीपीओ खुले हुए हैं, आपको कस्टमर केयर सर्विस चाहिए, और यहाँ के लोग सर्विस यूएस में सर्विस दे रहे हैं ऑनलाइन। तो ऐसे बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पे रात में एक्टिव रहता है लोग। तो ये जो लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं, ये इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी की इम्यूनिटी में, बॉडी की रिस्पॉन्स करने के तरीके में। फिर जिस तरीके का पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, ठीक है, और कंटिन्यूस यूज ऑफ ड्रग्स है, ठीक है,
तो ये लाइफस्टाइल के चेंज की वजह से कार्सिनोजेंस एक तो एनवायरनमेंट में ज्यादा हो गए बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑल, दूसरा आपके लाइफस्टाइल की वजह से उन कार्सिनोजन का आपकी बॉडी पे इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। तो दैट इज एक्चुअली मेन रीजन। तो जो आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं वो बॉलीवुड की प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली उस इंडस्ट्री के लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वो कहीं पे भी लाइफस्टाइल वैसा रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे वो नॉर्मल आपके स्टूडेंट का यूथ की लाइफ हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो लाइफस्टाइल है वो हो, ठीक है ना। तो वो जहाँ पे भी ये जो लाइफस्टाइल है ये आ रहा है, इसमें बॉडी को अडाप्ट करने में टाइम लगेगा। मैं नहीं कह रहा कि हमें नए जनरेशन में भी शुड नॉट गो फर्दर, लेकिन एक्चुअल पॉइंट ये है कि आज से 30 साल पहले 30 इयर्स पीछे अगर मैं चला जाऊं तो ये लाइफस्टाइल नहीं था, ये इतना कॉमन नहीं था। ये आपके फोन के एवोल्यूशन की वजह से और स्मार्टफोन्स के आने की वजह से और ये पिछले 10-20 सालों में 2 डिकेड का ही है ये पूरा लाइफस्टाइल जो बदला है। तो 20 साल पहले लोग इतना नहीं जागते थे रात रात, और ऐसा लाइफस्टाइल कैंड प्रोडक्ट्स इतना नहीं खाते थे, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं था, ठीक है। और बाहर भी लोग ज्यादा रात को इतना एक्टिव नहीं रहते थे, कम ही रहते थे। वो सिटीज छोड़ दीजिए, मैनहट्टन न्यूयॉर्क वगैरह छोड़ दीजिए, मतलब वैसी सिटीज, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड लोग कम ही एक्टिव थे। ये अभी 10-20-30 सालों में जो डिफरेंस आया। अब प्रॉब्लम ये है कि हुए सिर्फ 30 साल हैं और हमारा लाइफस्टाइल चेंज एकदम अपसाइड डाउन हो गया है। तो अगर यही चेंज थोड़ा लंबा टाइम मिल जाता, 100 साल, 150 साल, 200 साल मिल जाते, तो शायद हमारी बॉडी अडाप्ट कर चुकी होती, रेडी हो गई होती, तो उतना इफेक्ट नहीं हो रहा होता। तो हो सकता है 200 साल बाद, आफ्टर 200 ईयर्स, क्योंकि अगर हमारा यही लाइफस्टाइल चलता रहा तो हमारी बॉडी उस तरीके से अडाप्ट हो जाएगी। जब उस तरीके से अडाप्ट हो जाएगी तो फिर उतना इफेक्ट नहीं होगा, फिर उतना इतना इफेक्ट नहीं पहुंचेगा हमारे लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से। हमारी बॉडी अडाप्ट कर चुकी होगी तो कार्सिनोजन से लड़ लेगी और उतना ही एक्टिवली रिस्पॉन्स कर लेगी। लेकिन क्योंकि टाइम कम हुआ है और चेंज बड़ा आया है, ठीक है ना, इसीलिए हमारी बॉडी अभी रेडी नहीं हुई है अडाप्ट करने के लिए। और इसी वजह से जो ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं और ज्यादा लोग सिक पड़ रहे हैं एक तरीके से, बिकॉज टाइम कम हुआ है लाइफस्टाइल बदले हुए, और जो है बॉडी को भी अडाप्ट होने के लिए टाइम नहीं मिला, टेक्स टाइम टू अडाप्ट। तो वो लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है जिया। आई सपोज यू अंडरस्टैंड जिया। क्लियर है जिया? यस सर, क्लियर है। चलिए, बाकियों को भी आई सपोज समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो हमारी बॉडी कैपेबल इनफ है अडाप्ट करने के लिए, लेकिन इट नीड्स टाइम, ठीक है। और आई वुड नॉट लाइक टू डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक, लेकिन बिकॉज एज स्टूडेंट्स इट इज इम्पोर्टेंट अगेन कि ये है डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंग्जाइटी, ठीक है। और ये जो बढ़ता चला जा रहा है, ये इन सब के भी सेम ही रीजन है, ठीक है ना। और ये प्रॉब्लम रही है होमोसेपियंस की, कि होमोसेपियंस बने टाइम बहुत कम हुआ है, ठीक है ना। कि होमोसेपियंस का जो ब्रेन था वो 500 सीसी का था कुछ 15 मिलियन साल पहले, ठीक है ना। 15 मिलियन साल पहले वो सिर्फ 500 सीसी था, और ये 15 मिलियन साल के अंदर ही 500, 600, 800 बढ़ते बढ़ते 1600 सीसी, 1400 सीसी तक पहुंच गया है। तो बहुत ही कम टाइम में आपको मिलियन ईयर्स, बहुत मतलब अब होमो हैबिलिस को ले लो, वो 2 मिलियन ईयर पहले था। तो 2 मिलियन ईयर पहले हमारा दिमाग सिर्फ 600-650 सीसी का था, 800-700 सीसी का था ऑन एन एवरेज। और अब कितना हो गया? ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो 2 मिलियन ईयर्स में ही ब्रेन का साइज ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो ब्रेन हमारा 2 मिलियन ईयर्स में डबल हो गया है, ठीक है ना। लेकिन 2 मिलियन ईयर्स में हम फिजिकली उतने डेवलप नहीं हुए कि हम समझ सकें, उतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी को हैंडल कर सके। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो ब्रेन है वो बहुत एडवांस्ड है, और हमारे पास जो फिजियोलॉजी है, जो नॉलेज है, जो उस ब्रेन को हैंडल करने की, वो हमें प्रॉपरली ना तो दी गई है, ना ही कहीं दी जाती है, ठीक है ना। आपको फिजिक्स सिखा दी जाती है, केमिस्ट्री सिखा दी जाती है, मैथ सिखा दिया जाता है, बायोलॉजी सिखा दी जाती है, लेकिन अपने ही ब्रेन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है, अगर ब्रेन एंग्री हो रहा है, ब्रेन ही एंग्री हो रहा है ना, तो कैसे हैंडल करना है। ब्रेन अगर टेंशन में आ रहा है तो कैसे हैंडल करना है ना। ब्रेन अगर कुछ
इलॉजिकल बिहेवियर में जा रहा है तो कैसे हैंडल करना है। तो अपने इमोशंस को, अपने ब्रेन को क्या, बिकॉज इमोशंस आर व्हाट, इमोशंस आर नथिंग, इमोशंस आर ऑल अबाउट ब्रेन। आपका सब कुछ ब्रेन ही है, ठीक है ना। ये मेरा दिल कुछ कह रहा है, मेरा दिमाग कुछ कह रहा है, दिस इज स्टुपिडिटी। दिल कुछ नहीं कहता, दिल सिर्फ धक धक कहता है, टू साउंड्स, है ना। तो आपका लिवर कुछ नहीं कह रहा है कि जिगर में दिल पेट में कुछ गट फीलिंग, व्हाट इज गट फीलिंग? गट फीलिंग नथिंग, गट थोड़ा कोई फीलिंग देगा, गट इज योर इंटेस्टाइन, वो सब डाइजेशन करेगा। तो जो थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं सब आपके ब्रेन से रिलेटेड है, हार्मोन से रिलेटेड है, और आपका ब्रेन ही है सब कुछ में। और ब्रेन एक्चुअली इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और हमें उतना टाइम नहीं हुआ, ये हमें 20 मिलियन ईयर्स हुए होते हैं या 50 मिलियन ईयर्स हुए होते हैं तो शायद हम हैंडल करना सीख गए होते। तो अभी हम धीरे धीरे हैंडल करना सीख रहे हैं, क्योंकि कहीं सिखाया नहीं जा रहा कहीं पे भी कि हाउ टू हैंडल योर फीलिंग्स, इमोशंस, एंगर, व्हाटएवर, ठीक है ना। हर तरीके की फीलिंग, कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसीलिए प्रॉब्लमैटिक ज्यादा है, इसलिए डिप्रेशन ज्यादा है, एंग्जाइटी ज्यादा है, लोग दुखी ज्यादा है, और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर बिकॉज ऑफ दैट। खैर, education industry needs a change. There needs to be a subject how to handle your brain, but उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो हमें सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो तो ठीक से पढ़ा लिए जाएं पहले, वही प्रॉपर नहीं है तो बाकी अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर, मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द टॉपिक कि 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ कैंसर। कैंसर की 4 मेजर कैटेगरीज हैं सर। कार्सिन, हाँ अमन जो कॉल आपने बताइए। वो कैंड फूड वाला बताया था, वो वाला एक और बार बता दी सर, मतलब उससे कैसे होता है? बेटा, जब आप कैंड फूड आप इस्तेमाल करें, बट ऑब्वियस बात है कि अगर एक फूड को प्रिजर्व किया जा रहा है तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाएंगे, ठीक है ना। अब प्रिजर्वेटिव्स जो डाले जाएंगे वो कुछ केमिकल्स ही होंगे, ठीक है ना, वो केमिकल्स ही डाले जाएंगे। अब क्या होता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल कराना होता है हर एक चीज का, FDA से अप्रूवल कराना होता है हर एक चीज का। लेकिन वही बात है ना कि अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है तो देयर आर ऑलवेज लूप होल्स, ठीक है ना। लूप होल्स होते हैं, और जो चीज आपको FDA अप्रूव्ड दिख रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड दिख रही है, वो कितनी अप्रूव्ड है या कितना सच में टेस्ट किए गए हैं वो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स आप खा रहे हो जिनमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हो जो आपकी बॉडी के अंदर कार्सिनोजन भी ही कॉज कर रहे होंगे। भाई आपने आपका घर में किचन गार्डन है, आपने उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया, सब कुछ नेचुरल इस्तेमाल किया, और आपने वहां से सब्जी ली और वो सब्जी खाई। एक आप ये सब्जी खा रहे हो, और एक आपके 2 साल पहले या 6 महीने पहले पैक हुई है और वो पूरे प्रिजर्वेटिव से प्रिजर्व की गई है, आप वो वाली सब्जी खा रहे हो। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो वाली चीज, वो वाला फूड आइटम खाना जो प्रिजर्व था, भाई वो जो जैसे मिल्क ही है, मिल्क के कार्टन में प्रिजर्वेटिव डाल के मिल्क को प्रिजर्व किया जा रहा है, वो खराब नहीं हो रहा, 6 महीने तक दूध खराब नहीं हो रहा। भाई वो कौन सा दूध है जो 6 महीने खराब नहीं हो रहा? आप आज दूध को गर्म कीजिए, बाहर रख दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि आप सुबह बाहर रखिए, शाम तक वो खराब हो जाएगा। आप मत रखिए फ्रिज में दूध को। दूध तो ऐसी चीज है जो इतनी जल्दी खराब होता है। ये कौन सा दूध है जो 6 महीने खराब नहीं हो रहा है, पड़ा टेट्रा पैकिंग डाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पैस्चराइज कर दिया, ठीक है पैस्चराइज कर दिया आपने, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, कुछ ना कुछ केमिकल्स इसका यूसेज हो रहा है। ये जूसेस है, कौन सा जूस है जो भी पड़े खराब नहीं हो रहा है? ऑफ कोर्स देयर आर सम केमिकल्स जो यूज किए जा रहे हैं, जो बताए नहीं जाएंगे, जो लिखे नहीं जाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक्चुअल में ये चीजें अल्टीमेटली फुल ऑफ कार्सिनोजेंस, ही आपको कैंसर कॉज करेंगे ही। एंड ऑफ कोर्स वो पैकेट पे लिखा नहीं होगा, ठीक है, वो तो सिर्फ सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है कि इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये दूध के पैकेट पे तो लिखा नहीं होगा कि इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, इसे मत कंज्यूम कीजिए, बट ऑफ कोर्स वो है, ठीक है, आप कहें ना कहें, इट इज देयर। तो ये जो प्रिजर्व आइटम जितने हैं, इसका मिनिमम यूज किया जाए, दैट्स ऑलवेज बेटर। कि अगर आप दूध पी रहे हैं तो इट इज, मेरा सजेशन या किसी का भी सजेशन, कोई भी पर्सन का सजेशन जो थोड़ी सी बायोलॉजी जानता है, चीजें जानता है, वो आपको यही सजेस्ट करेगा कि जो आसपास में या पास में जो जहाँ पर एक्चुअल में दूध भैंस या गाय से निकाल के एग्जैक्टली लेके आ जा रहा है, दैट इज ऑलवेज प्रेफरेबल दैन मिल्क कार्टन या दूसरे कार्टन जो प्रिजर्व चीजें हैं, उसको जितना अवॉइड किया जाए उतना बेटर रहेगा। ये मतलब था। तो सर जो नॉट जस्ट अबाउट द मिल्क, अबाउट अदर थिंग्स आल्सो। हाँ जी सर, मैं पूछ रहा था जो केमिकल्स वो डालते हैं सर, वो नॉन थोड़ी ना हो कि बॉडी में कार्सिनोजेंस का काम करते हैं, जैसे आपने पिछला वो दिखाया टेबल। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी तो मैंने जो टेबल आपको दिखाया, एक सेकंड चल नहीं रहा है, हाँ जो मैंने आपको टेबल दिखाया वो तो लिस्ट में कुछ लिमिटेड कार्सिनोजेंस है, बहुत सारे। अब ऐसा उसमें उन्होंने केमिकल यूज किया उसके अंदर और FDA ने अप्रूव कर दिया, ठीक है केमिकल, ठीक है, कोई ये कार्सिनोजन नहीं है पोटेंट,
कल को रिसर्च हुई, पता चला कि वही केमिकल कार्सिनोजन था, तो कई कार्सिनोजन तो पता ही नहीं है ना कि कार्सिनोजन हैं भी, अभी रिसर्च चल रही है और टाइम लगता है पता लगाने में। तो दैट इज अगेन अगेन नेक्स्ट काइंड ऑफ थिंग, कि हमें क्या पता कि कौन सा पोटेंट कार्सिनोजन है। आज जो हमारे कार्सिनोजन नहीं है, कल को रिसर्च होती है वही कार्सिनोजन निकल आता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि 100% श्योर है कि हर एक कैंड प्रोडक्ट के अंदर ही कार्सिनोजेंस है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप 10 कैंड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप 10 के बजाय 2 यूज कर लीजिए। जितना अवॉइड होती है, मैं कह रहा हूँ कि जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना कीजिए, ठीक है ना। आप जहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते तो क्या ही कर सकते हैं। ये थोड़ा ना कि आप पैकेट्स वाले मिल्क दूध पीना बंद कर देंगे, ठीक है। पूरा देश चलता है उस पर, अमूल चला रहा है, पूरे देश में दूध पहुंचा रहा है, क्या कर सकते हैं। इट इज नॉट अनअवॉइडेबल, लेकिन कैन बी डिक्रीज्ड जितना भी मिनिमम किया जा सके। खैर, मूविंग ऑन टू द डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज। देखिए कैंसर आपके कल के टेस्ट में आ रहा, तो आई नीड टू कंप्लीट दिस, पे अटेंशन। तो कैंसर की भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कार्सिनोमास, जो आपके स्किन के एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर है उन्हें हम कार्सिनोमा बुलाते हैं, ठीक है ना। कि आपकी स्किन का, इसमें ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, जो भी आपके एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड कैंसर है उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा। तो कहने बताने की जरूरत नहीं है कि मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो कौन सा है, कार्सिनोमास है। कैटेगरीज है, नाम दिए हुए हैं। सार्कोमा हम बोलेंगे जब कनेक्टेड टिश्यू से रिलेटेड कैंसर होगा। मसल्स का कैंसर होगा तो भी हम सार्कोमा बोल देंगे, और बोन्स का होगा तो भी सार्कोमा बोल देंगे, कार्टिलेज का होगा तो भी सार्कोमा बोल देंगे। तो सार्कोमा आपके जनरली, आई एम सॉरी, सार्कोमा जनरली आपके कैंसर हो जाते हैं, किसके, दी कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर हो जाते हैं। देन लिम्फोमा, लिम्फोमा स्पेसिफिक कैंसर है आपके लिम्फोसाइट्स का, डब्ल्यूबीसीज का, ठीक है। कौन से डब्ल्यूबीसीज का, स्पेशली लिम्फोसाइट्स का, तो उसको हम लिम्फोमा कह देते हैं। इसमें एक स्पेशल तरीके का लिम्फोमा होता है, दी हॉकिंस हॉकिंस लिम्फोमा, तो हॉकिंस डिजीज बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसको हम लिम्फोमा बोलते हैं, नाम से बता रहा लिम्फोसाइट का कैंसर है। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर बोलते हैं, और ब्लड में ऑफ कोर्स आरबीसी और प्लेटलेट्स में कैंसर नहीं होता क्योंकि वो डिवाइड नहीं करते। डिवाइड करते हैं तो कौन, डब्ल्यूबीसीज, इसलिए डब्ल्यूबीसी के कैंसर को ल्यूकोसाइट्स का कैंसर या ल्यूकीमिया या सिंपली ब्लड कैंसर बोला जाता है, या बोन मैरो के कैंसर को बोला जाएगा, क्योंकि जो बोन मैरो के सेल्स है उन्हीं में कैंसर होगा, ये वही डिवाइड कर रहे हैं। तो ल्यूकीमिया इज द ब्लड कैंसर। तो ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर, लिम्फोमा लिम्फोसाइट्स का कैंसर, सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू कैंसर, और जो मोस्ट कॉमन है वो है दी कार्सिनोमा, आपके एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर यूएसए में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है, और प्रोस्टेट कैंसर इंडिया में मेल्स को होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो फीमेल्स में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर इज ब्रेस्ट कैंसर, और यूएस में वर्ल्ड वाइड। और प्रोस्टेट कैंसर मेल में होने वाला द मोस्ट कॉमन कैंसर इज प्रोस्टेट कैंसर। क्लियर है पॉइंट? सर ये बात भी याद रखिएगा। सर जो जैसे ल्यूकीमिया है और लिम्फोमास है सर, इससे ना ब्लड में डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है। लिम्फोमा में स्पेसिफिकली बी सेल्स और टी सेल्स बढ़ रहे हैं, तो और सर इसका ल्यूकीमिया मतलब में ये कि सर डब्ल्यूबीसीज हमारे बढ़ रहे हैं, वो भी अंदर। जो मैच्योर में इमेच्योर। अच्छा सर। गॉट इट आंसर। तो सर इससे हमें ऑटोइम्यून डिसीज होने का भी और ज्यादा वो हो जाएगा फिर तो। नहीं, ऑटोइम्यून का कोई इससे रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये मैच्योर वाले नहीं बढ़ रहे, ये इमेच्योर वाले बढ़ रहे हैं। हाँ, ये आप कह सकते हो कि क्योंकि इमेच्योर बढ़ रहे हैं तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, हो सकता है। कोई मतलब एज एज कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट नोन नहीं है, लेकिन हाँ इफेक्ट तो हो गई। ठीक है गोविंद। ओके सर। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अब कैंसर डायग्नोस कैसे करेंगे, अलग अलग तरीके हैं। पहला है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टो मतलब टिश्यू होता है, तो आपका टिश्यू लिया, स्लाइड बनाई, माइक्रोस्कोप में देखा, एनालाइज किया, तो दिख जाएगा कैंसर सेल्स जो होते हैं वो दिख जाते हैं साफ कि ये कैंसरस ग्रोथ है। तो वो इस तरीके से पता लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है हिस्टोपैथोलॉजी, टिश्यू की स्टडी करके, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें हम यूज करते हैं, रेज यूज करते हैं, एक्स रेज या डिफरेंट रेज यूज करते हैं। उस रेज से हम एक इमेज बनाते हैं, ठीक है ना। सॉरी मैम, आई एम सॉरी,
सीटी स्कैन में हम एक्सरे यूज करते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में हम हाई मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड से हम डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस बनाते हैं और उस इमेजेस को ऑब्जर्व करते हैं। और कैंसर जैसे ब्रेन ट्यूमर है, ये ब्रेन के अंदर ये देखिए ये ट्यूमर साफ नजर आ रहा है, साफ पता चलता है कि कहाँ पे ट्यूमर ग्रो कर रहा है। ऐसी इमेजिंग करके उसको बोलते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। थोड़ा ये महंगा होता है, ठीक है। सस्ता वाला क्या है, सीटी स्कैन, ठीक है। इसमें एक्सरे इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटेड कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं। इसमें भी अगर आप इमेजेस बनाते हैं ऑर्गन्स की और ट्यूमर आप साफ साफ देख सकते हो कहाँ पे ट्यूमर है कहाँ ट्यूमर नहीं है। तो सीटी स्कैन और एमआरआई फर्क क्या है, इसमें मैग्नेटिक रेज इस्तेमाल हो रही है, ये थोड़ा कम है हार्मफुल बॉडी के लिए लेकिन महंगा होता है। और सीटी स्कैन थोड़ा चीप होता है लेकिन इसमें एक्सरे इस्तेमाल होता है और ये नुकसान थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, दैट इज सीटी स्कैन। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे हम कैंसर पता लगा सकते हैं। एंटीजन टेस्टिंग, ये आप एलाइजा समझ लीजिए कि एलाइजा इस्तेमाल हो रहा है। इसमें हम एक मिनट रुकिए। कैंसर की जो प्रोटो ऑन्को जीन्स हैं, प्रोटो ऑन्को जीन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, भाई जीन्स एक्टिवेट होंगे तो कुछ प्रोटीन्स बनाएंगी, तो वो प्रोटीन्स कितने अमाउंट में बन रहे हैं उसको हम टेस्ट करते हैं। ज्यादा अमाउंट में बन रहे हैं तो हम कहते हैं कि हाँ कैंसर है, तो इसको बोलते हैं हम एंटीजन टेस्टिंग। ये एलाइजा ही है, ठीक है। आप एलाइजा कह सकते हो सिंपली कि एलाइजा इस्तेमाल कर रहे हैं पता लगाने के लिए कैंसर है या नहीं है। हाँ अमन पॉल। सर जो आपने वो दिखाया था, एमआरआई दिखाया था सर, उतने मतलब पूरे ब्रेन के पार्ट में वो वाले कैंसरस सेल्स हैं? हाँ ये जो वाइट वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो सर मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्स ग्रो गए, ये इसलिए अलग से नजर आ रहा है हमको? हाँ मतलब कि ये एक्चुअली हम कुछ केमिकल हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो जो जो ग्रोथ होगी, देखिए ब्रेन जब नॉर्मली ग्रो करेगा तो प्रॉपरली ग्रो करेगा और जब झुंड बनेगा तो वो अलग से नजर आएगा ना, वो प्रॉपर कोई डायरेक्शन में नहीं होगा ना। ओके सर। और सर सीटी स्कैन में कैसे नजर आता है? सीटी स्कैन में भी मतलब कि आपको पता होता है कि आपने नॉर्मल, आप डॉक्टर है ना, आपको पता है कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजी और एनाटमी ऐसी होती है, ठीक है ना। आपने जब उसके साथ आपने जब ट्यूमर वाल देखोगे पता लग जाएगा कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, ये तो यहाँ होता नहीं है, तो पता लग जाना है वो ट्यूमर है। गॉट इट। सर ये सीटी सर बेसिकली हम कंपेयर करते हैं ना नॉर्मल को और इसको। हाँ नॉर्मल और ऑफ कोर्स नॉर्मल जैसा है उसको दूसरे उसको नॉर्मल को और आपके वाले को कंपेयर करके बताएंगे ना कि क्या गड़बड़ आ रही है, तभी तो पता चलेगा। सर एक्सरे से अलग कैसे होता है सीटी स्कैन? बेटा एक्सरे के अंदर हम क्या करते हैं कि एक्सरे के अंदर हम सिर्फ आपके जो हार्ड पार्ट्स हैं उसकी इमेज ले रहे हैं, हम 3D इमेज नहीं जनरेट कर रहे हैं। हम सॉफ्ट पार्ट का एक्सरे नहीं करते, हम हार्ड पार्ट्स का एक्सरे करते हैं, बोन का एक्सरे होता है ना। यहाँ पे हम एक्स रेस को इस्तेमाल कर रहे हैं एक इमेज जनरेट करने के लिए आर्टिफिशियली, तो इस तरीके से अलग है कंप्यूटर टोमोग्राफी। यूज दोनों में एक्सरे हो रहा है। हाँ वो तो सर एक बार पूरी बस पास बॉडी किया। में तो कैंसर कहीं पे भी हो सकता है, तो पूरी बॉडी स्कैन होती है? नहीं बेटा पूरी बॉडी स्कैन नहीं होती, पूरी बॉडी में कैंसर कहीं भी हो सकता है लेकिन सिम्टम हर कैंसर के अलग अलग होते हैं ना। आपको लंग का कैंसर उसके सिम्टम थोड़े अलग होंगे, लिवर का कैंसर उसके सिम्टम अलग होंगे, ठीक है ना। हाँ आपको पूरी बॉडी टेस्ट करवानी है, कहीं कैंसर है नहीं तो आप पूरी बॉडी का जहाँ जहाँ जिस तरीके का हो पाएगा होगा। लेकिन ये हमारे जब भी हम टेस्ट के लिए जाते हैं किसी सिम्टम के बेस आधार पे जाते हैं। ठीक है, आपको लंग्स में प्रॉब्लम आ रही थी, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका एक्सरे किया, उन्हें कुछ गड़बड़ लगी, उन्होंने फिर आपका सीटी स्कैन किया, या आपको आपके कुछ पेट की दिक्कत आ रही थी, आपके पेट में दर्द हो रहा था, कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो उसने आपको टेस्ट किए, आपके टेस्ट कुछ गड़बड़ उसे समझ में आए, तो फिर उसने आपको और टेस्ट किए, वो भी गड़बड़ नजर आए, फिर उसने आपका कैंसर का भी टेस्ट करेगा वो, फिर वो सिर्फ लिवर और इंटेस्टाइन पे जाएगा ना, फिर जब आपको गड़बड़ पेट की वजह से सर के लेके जाएगा वो। क्लियर है पॉइंट? यस सर। हाँ सर जो ये बाकी के हैं सर, एमआरआई को छोड़कर सर टिश्यू स्टडी और एलाइजा सर, ये सर मतलब ब्रेन के तो नहीं हो सकते? ये किसका डायग्राम है बेटा? सर ये तो एमआरआई है ना। बेटा सीटी स्कैन भी ब्रेन का हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नहीं सर, जो आपने बताया टिश्यू स्टडी और एलाइजा, हाँ वो पूछ रहा हूँ। हाँ टिश्यू स्टडी और एलाइजा ब्रेन के लिए नहीं कर सकते, वहां तो आपको सीटी स्कैन एमआरआई करना पड़ेगा। सही बात है, हर ऑर्गन के लिए आप हर टेस्ट नहीं कर सकते, ये बात भी ठीक है ना। यस सर। टिश्यू तो वहीं करोगे जो एक्सेसिबल है,
ठीक है ना। सर वो इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं ब्रेन ट्यूमर के लिए? बेटा थेरेपी पे भी आऊंगा ना, अभी तो मैं सिर्फ डायग्नोस बता रहा हूँ कैसे डायग्नोस करेंगे, थेरेपी पे भी आएंगे अभी। बाकी तुम्हारी बात ठीक है, इम्यूनोथेरेपी हम पूरी बॉडी के लिए कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर का बेसिकली सर्जिकल रिमूवल ही होता है, सर्जरी इज अ सॉल्यूशन मेनली, ठीक है। बाकी इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी हम नॉर्मली हर एक उसके लिए कर सकते हैं। चलिए हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। एलाइजा द एंटीजन टेस्टिंग, जैसे कि मैंने बताया था। फिर ये कुछ लिस्ट ऑफ मार्कर्स हैं जिनको हम देखते हैं टेस्ट करने के लिए, जब हमें ये करना है ना एंटीजन टेस्टिंग, तो किसको ऑब्जर्व करना है उसके ऊपर कुछ मार्कर्स हैं, ये आपके काम के नहीं है, बस एक मैंने आइडिया दिया है कि कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स को हम देखते हैं कि ये चीज बड़ी होगी तो ये वाला कैंसर होगा, ये चीज बड़ी होगी तो ये वाला कैंसर होगा, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। खैर दिस इज नॉट ऑफ योर इम्पोर्टेंस, बस एक आइडिया है कि अलग अलग कैंसर में अलग अलग तरीके के एंटीजन होते हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जैसे कि अभिषेक पूछा था, अब आ गए। पहला है सर्जिकल रिमूवल, कि मान लीजिए इंटेस्टाइन के इतने हिस्से में ट्यूमर ग्रो कर गया है, तो आपने सर्जिकली उतने हिस्से को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में जो चीज जैसी है वो वैसे ही फंक्शन करने के लिए बनी है, रिमूवल से दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, ऑफ कोर्स आएगी, लेकिन अब कोई सोल्यूशन नहीं है, आपकी जान से ज्यादा जरूरी तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए फिर वो उस पार्ट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, अगर वो उतना फैला नहीं है तो सर्जिकल रिमूवल जो है वो बेसिकली बेनाइन ट्यूमर्स के लिए होता है, मैलिग्नेंट के लिए आप नहीं कर सकते क्योंकि मैलिग्नेंट फैलता है। तो ये बेनाइन जो भी होता है, ये अर्ली स्टेज पे हो, बेनाइन हो, तो उस केस में हम सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं, ठीक है ना। ऑर्गन को ही रिमूव कर दिया, पार्ट ऑफ द ऑर्गन को रिमूव कर दिया, दिस यू अंडरस्टैंड, ये सिंपल सा प्रोसीजर है, मोस्ट सिंपल प्रोसीजर है। अरे आगे तो बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी हटा दिया सर? हाँ तो मतलब आसपास जहां पे भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो सारे एरियाज को एक साथ वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर है कीमोथेरेपी। अब इसमें क्या करते हैं, कीमो मतलब केमिकल, हम ड्रग्स लेते हैं जो स्पेसिफिक कैंसर के लिए होते हैं, जैसे ये कुछ ड्रग्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जो आपको याद नहीं करने ऑफ कोर्स, जो किसी को याद भी नहीं होंगे, बहुत स्पेसिफिक होते हैं और सिर्फ डॉक्टर्स या जो स्पेसिफिकली कैंसर के लिए पढ़ाई करते हैं उन्हीं को याद होंगे, तो आपको याद नहीं करना है। एक आइडिया है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कुछ कुछ ड्रग्स हैं, हॉकिन डिजीज के लिए कुछ ड्रग्स हैं, जैसे विनक्रिस्टिन इसमें इंपॉर्टेंट है, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, ये थोड़ा याद रखिएगा, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन, ये आपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पढ़े हैं कहीं, ठीक है। और ये मतलब हर एक कैंसर के ना स्पेसिफिक केमिकल्स हैं जो कैंसर सेल्स को इनएक्टिव कर सकते हैं, उन्हें किल कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं द कीमोथेरेपी, ठीक है। अच्छा कीमोथेरेपी में देखिए टारगेट क्या होता है कि जो सेल कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है उसको आप किल कर दीजिए। तो जब कीमोथेरेपी कराते हैं तो कभी कभार इसके साइड इफेक्ट्स में क्या होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल के जो सेल्स हैं वो भी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे होते हैं, तो हेयर फॉलिकल्स डिग्रेड कर जाते हैं, तो बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं कीमो के बाद, कीमोथेरेपी के बाद, क्योंकि वो जो केमिकल्स है वो हेयर फॉलिकल्स को भी अटैक करेंगे, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स भी कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, आपके ब्लड सेल्स भी कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, तो अनीमिया भी एक साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी का, ठीक है ना। और आपके स्किन के सेल्स भी कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, तो आपकी स्किन का थोड़ा सा खराब हो जाना, थोड़ा सा डिग्रेड करना, ये भी साइड इफेक्ट्स हैं किसके, कीमोथेरेपी के। तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे एनीमिया हो गया, हेयर लॉस हो गया, स्किन का डिग्रेड होना हो गया, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं किसके, कीमोथेरेपी के। चलिए आगे बात करते हैं। इम्यूनोथेरेपी कैसे काम करती है, ये इसमें बताया गया कि ट्यूमर सेल टी सेल को से बाइंड करके उसे इनएक्टिव कर देते हैं, हम टी सेल्स को एक्टिव कर देते हैं, ताकि हम जैसे कि इम्यूनोथेरेपी ड्रग कैन ब्लॉक ट्यूमर सेल्स फ्रॉम डीएक्टिवेटिंग टी सेल्स, तो हमने इनको ब्लॉक कर दिया कि ये टी सेल्स को इनएक्टिव नहीं करेंगे, तो इनका जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो हमने खराब कर दिया, तो हमारी बॉडी के सेल्स अब अटैक कर सकते हैं ट्यूमर सेल्स के ऊपर। तो मैंने जैसे बताया था ना पहले भी कि ये इम्यून सिस्टम को एस्केप कर देते हैं कैंसर सेल्स, तो जिस तरीके से ये एस्केप कर रहे हैं वो तरीका हमने जान लिया रिसर्च करके, उस तरीके को हम फेल कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर ये एक्सपोज जाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, और फिर इम्यून सिस्टम जो है इनको किल कर सकता है, तो इसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। इसमें हम इंटरफेरॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरफेरॉन्स आर केमिकल जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक इंटरफेरॉन्स होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गामा इंटरफेरॉन्स जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं
अल्फा इंटरफेरॉन जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन द इम्यूनोथेरेपी। तो इंटरफेरॉन्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और फिर है आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। हम रेडिएशंस देते हैं और रेडिएशंस हमें थोड़ा ध्यान से देनी पड़ती है कि हम रेडिएशंस देके जो कैंसर सेल है उसको किल करेंगे और बचाएंगे अपने बॉडी के सेल्स को। तो रेडियोथेरेपी बोलते हैं इसको, रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं इसको। इसमें रेडिएशंस देते हैं और रेडिएशंस बड़े ध्यान से देते हैं कि सिर्फ रेडिएशन से कैंसर सेल ही किल हो, आपके नॉर्मल सेल को कोई डैमेज ना हो। तो उसको बोलते हैं द रेडियो थेरेपी। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट में सीधा डीएनए डैमेज किया, इनडायरेक्ट में कुछ फ्री रेडिकल्स छोड़ दिए जो कि फिर जाके डीएनए को डैमेज करेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना याद रखिएगा कि रेडियो थेरेपी नाम की चीज होती है जिसमें हम इरेडिएट करते हैं, रेडिएशन यूज करते हैं करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए कैंसर सेल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन के लिए, सॉरी, अगर थायराइड में कैंसर है, थायराइड का ग्लैंड का कैंसर है, तो हम आयोडीन, आई सपोज आयोडीन 161 या कुछ इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट रेडिएशंस एंड डिग्रेड दी कैंसर सेल्स। तो अलग अलग तरीके की रेडिएशंस यूज होती हैं अलग अलग कैंसर के स्पेसिफिक। और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट दिखा रखे हैं कि हेयर लॉस, पेन, माउथ सोर्स, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन और ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग। थोड़ा इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, सांस लेने में दिक्कत। तो ये कुछ कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि हेयर लॉस और सोर्स और स्किन का ब्रूजिंग करना, ये सब कुछ साइड रैशेस वगैरह होना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं कीमोथेरेपी के। बट ऑफ कोर्स कीमोथेरेपी थोड़ी सी पेनफुल थेरेपी है और ये बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स कॉज करती है। इवन रेडियोथेरेपी भी काफी पेनफुल थेरेपी है। तो कैंसर की ट्रीटमेंट एक्चुअली काफी पेनफुल होती है, काफी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है ना। इसलिए कई लोग तो प्रेफर भी नहीं करते कि मतलब कि उनको ट्रीटमेंट किया जाए। वो कई मानते हैं कि जो कैंसर हो गया तो अब थेरेपी वेरेपी नहीं कराएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। सम पीपल हैव दिस साइकोलॉजी ऑल्सो, और उसका रीजन ये है कि द थेरेपीज आर क्वाइट पेनफुल और कभी कभार ऑफ कोर्स क्वाइट एक्सपेंसिव टू। तो उनको लगता है कि शायद उनके ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे और है भी प्रॉब्लमेटिक ही, और चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी कम है। तो इट्स अ वेरी लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ अ डिसऑर्डर एंड इट्स नॉट अ वेरी गुड डिसऑर्डर, ठीक है। तो वर्ल्ड कैंसर डे इज कोमेमोरेटेड ऑन 4th of February। ये भी एक आइडिया आपको होना चाहिए। एंड आई सपोज इतना ही है कैंसर के बारे में फ्रॉम मी एट कैल्विन इंस्टीट्यूट, वेयर कीप स्कोरिंग एंड कीप लर्निंग, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मेरी तरफ से इतनी ही है। आपके टेस्ट में कल कैंसर और एचआईवी दोनों ही आएगा, ठीक है। और साथ में आपका इम्यून ऑर्गन, तो जितना पढ़ाया गया अभी तक सारा ही आएगा कल के टेस्ट में। और सर क्योंकि आपने मैलिग्नेंट वाले कैंसर में कीमोथेरेपी मतलब कहाँ पे करते हैं, मतलब वो लोग? मैं समझा नहीं। सर जैसे मैलिग्नेंट वाला तो फैल जाता है ना, तो सर मतलब उसका क्योर कैसे होगा? मतलब वो तो फैल गया। हाँ बेटा, जो फैल गया ना, अब बॉडी में फैला तो कहीं कहीं हुआ ही है ना। वो केमिकल ड्रग्स दोगे तो जहां जहां फैला हुआ है वहां वहां जाके डिग्रेड करेगा ना। बल्कि मैलिग्नेंट वाले में हम कीमोथेरेपी इस्तेमाल करते हैं, वहां पे सर्जिकल वाले तो काम करेगी नहीं। तो वहां पे इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी यही करनी पड़ेगी। रेडियोथेरेपी भी नहीं, मेनली कीमो और इम्यूनो ही काम करेगी वहां पे। सर ये कैंसर में थर्ड स्टेज क्या होता है? बेटा थर्ड स्टेज वो स्टेज होती है जब वो जैसे कि ना, ये लेवल फैलने के लेवल के ऊपर है। अभी एक ही जगह पर है, फैला नहीं है तो फर्स्ट स्टेज। थोड़ा फैलने लग गया है लेकिन काबू में कर सकते हैं तो सेकंड स्टेज। पूरा ही फैल चुका है, अब बहुत मुश्किल है, अब ऑर्गन ही खराब हो चुका है या खराब कर चुका है तो थर्ड स्टेज। मतलब स्टेजेस बना रखे हैं डिपेंडिंग ऑन कितना वो ज्यादा फैला हुआ है। अब एग्जैक्ट एग्जैक्ट मतलब कि क्या क्राइटेरिया, वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है डिफाइन करने के लिए, लेकिन ये लेवल्स हैं इस तरीके से, ठीक है अभिषेक। यस सर। कोई स्टूडेंट लेफ्ट मत होना। कोई स्टूडेंट लेफ्ट नहीं होगा भाई, ठीक है। नो बडी स्टूडेंट, नो स्टूडेंट इज गोइंग टू लीव द क्लास।
मेरे ख्याल से मैम को कोई अनाउंसमेंट करनी होगी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ चयनिका शर्मा बताइए। सर जो आपने कैंड फूड का बताया था उसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर फूड कैंड है तो उसको फिर माइक्रोवेव यूज करना होगा, तो उसकी भी जो रेडिएशंस होती हैं उनसे कैंसर का चांस हो सकता है। व्हाट डू यू मीन? मतलब सर माइक्रोवेव और ओवन वगैरह की जो रेडिएशंस होती हैं फूड में जो स्ट्राइक करती हैं फूड को। अगेन व्हाट डू यू मीन? सोचो ना खुद, तुम बात करने से पहले सोचो कि तुम क्या कह रही हो। ठीक है ना, ये व्हाट्सएप के जो बेकार के स्टेटसेस आते हैं ना, ये फालतू की जो इन्फॉर्मेशन आती है, उनको पढ़ना और उनको 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 ना एनालाइज करना। सोच लो साइंस स्टूडेंट, ठीक है ना, माइक्रोवेव्स है, वेव गई, उसने खाने को हीट किया और वो वेव्स बाहर निकल गई, तो उसमें खाना डैमेज हुआ ना। उसके अंदर कौन सा केमिकल वेव्स रुक गई या वो तुम्हारे बॉडी के अंदर चली गई? तुम तो नहीं घुसे ना माइक्रोवेव के अंदर जो तुम्हारा डीएनए डैमेज म्यूटेट हो जाएगा। अगर डीएनए म्यूटेट भी होगा तो फूड का होगा ना, तो डीएनए फूड का म्यूटेट होगा, उससे तुम्हें थोड़ा ना कैंसर हो जाएगा। तो ये जो वो लोग बोलते हैं ना कि खाना माइक्रोवेव करने से वो वेव्स उसमें अंदर रह जाती हैं, वो वेव्स कैंसर कॉज कर देती हैं, दैट्स इलॉजिकल थिंग। वो वेव गई, फूड को स्ट्राइक किया, अपनी एनर्जी उस फूड को ट्रांसफर करी, उस एनर्जी की वजह से वो क्या कहते हैं, वो हीट अप हो गया, या उस वेव्स ने फिलामेंट को गर्म किया, उस हीट की वजह से फूड गर्म हो गया। तो ये वो नॉर्मल, देखो ये तो टेम्परेचर, ये तो एनर्जी ट्रांसफर करना है। आपने आग जला के ट्रांसफर करते हो अपने गैस के ऊपर, माइक्रोवेव में वो अलग तरीके से हो रही है। ठीक है ना, वो तो बस एनर्जी ट्रांसफरिंग है, तो उसमें थोड़ा ना कोई कैंसरिक सब्सटेंस घुस जाता है। वो सब इलॉजिकल चीजें हैं। कैंड फूड का कॉन्सेप्ट मैं आपको इसे बता रहा था। कैंड फूड मैंने सबके लिए नहीं बोला, मैंने वो बोला कि वो फूड जो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं, वो केमिकल अपने आप में कार्सिनोजन है। तो आप जब उसको इंटेक कर रहे हो तो वो केमिकल्स आपकी बॉडी में डायरेक्टली जा रहे हैं। ये नहीं कि आपने खाना बनाया, उसको आपने गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया तो अब वो कार्सिनोजन हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है कि आपने उसको किसी ऐसे यूटेंसिल के अंदर रखा, जैसे कि आपने उसको किसी ऐसे प्लास्टिक या कुछ इस तरीके के यूटेंसिल के अंदर रखा कि जब वो यूटेंसिल हीट हुआ, इसलिए ग्लास ग्लास इज ऑलवेज प्रेफर्ड, कि आपने जब उस यूटेंसिल को हीट किया तो उस यूटेंसिल हीट होने की वजह से उसके अंदर ऐसे केमिकल रिलीज हुए जो आगे कार्सिनोजन की तरह काम कर सकते हैं। वो अलग चीज हो गई। ठीक है ना, जैसे आजकल अगर आप कहीं चाय पियोगे तो अ, एक स्पेशल कप्स आते हैं, उसमें लिखा रहता है कि ये हीट से, ये इस मटेरियल से बने हैं, इसमें हीट से कुछ इफेक्ट नहीं होता। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ये पॉइंट हो गया कि कुछ ऐसे चीजें होती है, जैसे आपने पॉलिथीन में खाना गर्म कर लिया, है ना, अब वो हीट की वजह से पॉलिथीन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिलीज हो जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट शो कर रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है ना, लेकिन खाना गर्म करने से, माइक्रोवेव करने से फूड कैंसर हो जाएगा, दैट इज इलॉजिकल थिंग। ठीक है चाइने का। यस। तो एनी अदर डाउट? चले फिर, आपको कोई और डाउट नहीं है तो डू प्रिपेयर वेल फॉर योर टेस्ट। और एक टॉपिक रह गया हमारा, ड्रग एब्यूज एंड अल्कोहल एब्यूज, जो आपके इस टेस्ट के बाद मैं एक क्लास में डिस्कस कर लूंगा। तो हमारा इस फेज का भी सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस फेज में हमारा यही टॉपिक था, ह्यूमन हेल्थ और एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हमने पहले कर लिया था और ह्यूमन हेल्थ हमने खत्म कर लिया है। तो एक क्लास और में हमारा फिफ्थ फेज का सिलेबस खत्म हो जाएगा। और आपका एक बात बताइए, केमिस्ट्री और बॉटनी और का क्या सीन है? केमिस्ट्री का कितना रहेगा सिलेबस फेज का? क्लास 1 सेकेंड, आई वांट, केमिस्ट्री का कितना रहेगा सिलेबस फेज का? चलिए, आपको पता नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बॉटनी? सर फेस प्लान नहीं पता एग्जैक्ट। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए फिर बाद में बात करेंगे। सी इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।